मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक द रशियन रेवोल्यूशन की बात करेंगे और हम बात करेंगे कैसे फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन पेट्रोग्रेड में पहुंचता है, क्या हुआ था। उसके बाद देखेंगे फिर एक अक्टूबर रिवॉल्यूशन भी हुआ था, जैसे उन्होंने बड़े बड़े बिल्डिंग अच्छे अच्छे मॉल घेरने शुरू किए। राजा ने, सरकार ने बोला भाई साहब कर्फ्यू लगा दो, कोई भी 4 जनों से ज्यादा अगर इकट्ठा आदमी यहां पर नजर आया ठोको। समाज में जो शक्तियां हैं, समाज को जो चलाने का काम है वो राजा क्यों करेगा, ये हम क्यों नहीं कर सकते? समाज तो हम लोगों से मिलकर बनाए, टैक्स हम देते, इनकी मौज क्यों? तो इसी बात पे जो है विचार पूरे वर्ल्ड में शुरू होते हैं, हिंदुस्तान में भी और देशों में भी। किस लिए बनी थी? यही ऑर्गेनाइजेशन सब इनमें मिली हुई है, यही ऑर्गेनाइजेशन इन सब में भी सपोर्ट कर रही है। सो ये बनी थी टू फाइट फॉर बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन। उन्होंने बोला भाई साहब हमको जीवन जीने के लिए अच्छा पैसा चाहिए और काम भी कम करेंगे और हमको प्रॉपर सैनिटेशन भी चाहिए। हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी मेरे प्यारे बच्चों के। उम्मीद करता हूं कि मेरे छोटे छोटे प्यारे बच्चे बहुत ही फिट होंगे, फाइन होंगे और उतने ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को एंजॉय भी कर रहे होंगे। सोच रहे होंगे सर का डायलॉग बार बार का है। सो भाई साहब ऐसा है कि अपनों का ख्याल रखना बनता है, ठीक वैसे ही जैसे हम अपनी पढ़ाई को एंजॉय करते हैं बहुत खुशी के साथ, वैसे ही मैं आप सभी के इस कन्वर्सेशन को, इस प्यार को बहुत एंजॉय करता हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे बच्चे इस चैप्टर को आज बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। पहले ही बता दूं चैप्टर बहुत लेंथी जैसा है, स्टोरी काफी लंबी लंबी है, बट बोरिंग नहीं होगा, ये आपके ऑगी सर का वादा है। तो बिना किसी देरी के, बिना किसी समय को वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज का अपना ये चैप्टर। जी हां, बट उससे पहले मैं आप सभी को एक चीज बता दूं कि मैं आपका अपना टीचर जोगिंदर सिंह चाहर आपके हमारे इस प्यार भरे प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मेरे प्यारे बच्चों, आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए, इस बात की मैं दुआ करता हूं कि आप इस चैप्टर में उतना ही बेहतरीन अपना काम, अपना जो है आनंद लेंगे, अपने आप को एंजॉय करेंगे, ठीक वैसे जैसे अपने एग्जाम को आप एंजॉय करते हैं। एग्जाम है तो भाई साहब जिंदगी है, जिंदगी है तो एग्जाम है, एग्जाम है तो जिंदगी है, दोनों हैं तो हम हैं तो आप हैं, सब कुछ है भाई साहब फिर दुनिया में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का जो लेक्चर होने वाला है बच्चों, आप सभी जानते हैं सोशलिज्म इन यूरोप की बात बता रहे हैं। पहले माइक को थोड़ा सेट कर लेते हैं, ठीक है। सोशलिज्म इन यूरोप की बात बता रहे हैं और उसी के साथ साथ हम देखेंगे रशियन रेवोल्यूशन का भी। आपकी एनसीईआरटी में काफी लेंथी दे रखा भाई साहब, बहुत बहुत ऐसा हड़कम मचा के एकदम बताया है, काफी लेंथी स्टोरी हो जाती है। नो डाउट चैप्टर थोड़ा सा है, लंबा है, बहुत सारी स्टोरीज, बहुत सारे लोगों का रिवॉल्यूशन आना, बहुत सारे लोगों का इन एंड आउट होना, देन रशियन रेवोल्यूशन की एंट्री, रशियन रेवोल्यूशन का इंपैक्ट आना और लास्ट में जाते जाते कैसे यूएसएसआर का जो इंपैक्ट है उसका रिडक्शन होना, उसमें कमी आना, वहां तक की पूरा सफर तय करेंगे। बट उससे पहले क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। सो हम पढ़ेंगे बच्चों आज की क्लास में, क्या पढ़ेंगे हम आज की क्लास में पढ़ेंगे एज ऑफ सोशल चेंज। जब दुनिया में चेंज आता है ना तो फिर वो उसका इंपैक्ट पूरी दुनिया पे नजर आता है। किसी भी एक देश में अगर कोई चेंज आए तो उसका इंपैक्ट पूरे देशों पे नजर आता है, वो हम पढ़ेंगे एज ऑफ सोशल चेंज में क्या क्या है। देन हम अपना मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक द रशियन रेवोल्यूशन की बात करेंगे और हम बात करेंगे कैसे फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन पेट्रोग्रेड में पहुंचता है, क्या हुआ था। उसके बाद देखेंगे फिर एक अक्टूबर रिवॉल्यूशन भी हुआ था 1917 में जो हुआ, फरवरी में जो हुआ, उसके बाद ऐसा अक्टूबर में क्या होता, अक्टूबर के बाद तक क्या बदला है, वो सब पूरी कहानी पढ़ेंगे। एंड हम पढ़ेंगे द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ रशियन रेवोल्यूशन, उसका जो प्रभाव है, उसका जो इंपैक्ट है रशियन रेवोल्यूशन का वो कैसा रहा, एंड यूएसएसआर पे उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, क्या उसका नतीजा रहता है, ये सब हम बात करेंगे बिना किसी देरी के। चलिए शुरू करते हैं आज का बेहतरीन शो। सो मैं बात बता दूं, द एज ऑफ सोशल चेंज की बात कर रहे हैं। द एज ऑफ सोशल चेंज, एक युग की बात हो रही है। तो एक बात देखिए, बिफोर द 18th सेंचुरी की पहले की बात कर लूं, अगर 18th सेंचुरी से पहले की बात कर लूं तो आप सभी जानते हैं कि सोसाइटी जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती थी, 3 ऑर्डर्स में डिवाइड होती थी। पहला जो होता था वो क्लर्जी, दूसरा नोबल एंड तीसरा जो होता था थर्ड एस्टेट। बेसिकली उसमें फिर 1-2 डिवीजन थे, बिजनेसमैन, एडवोकेट, लॉयर्स, पढ़े लिखे लोग और बिल्कुल ही गरीब लोग। कुल मिला के थर्ड एस्टेट जो है वो बेसिकली अगर हम मोटा मोटी डिवाइड करें तो थर्ड एस्टेट वो एस्टेट था जहां पर गरीब ज्यादा थे, जिनको टैक्स पे करना पड़ता था, और ऊपर के जो 2 एस्टेट थे यानी कि नोबल और क्लर्जी जो थे उनको जो है अपना एकदम मस्त आराम से जिंदगी उनकी कट रही थी। थर्ड एस्टेट का मतलब मैं यहां पर पुअर यही मान के चल रहा हूं, ये फर्स्ट, ये सेकंड एंड ये थर्ड एस्टेट। स्मॉल पीसेंट्स, फार्मर्स, लैंडलेस लेबर्स, वर्कर्स, ये सब यहां पर हैं। यहां पर नोबिलिटी क्लास है, यहां पे क्लर्जी क्लास है, दोनों ही टैक्स से मुफ्त हैं, आजाद है। नोबल क्लास एकदम राजा के करीब है। क्लर्जी मतलब चर्च पीपल, जो पादरी होते थे, जैसे हमारे पंडित होते हैं तो वैसे ही इनके क्लर्जी होते थे, उनको कुछ रियायतें थी, वो सब वो एंजॉय कर रहे थे। बेसिकली
ये दो अपने ऐश में थे और ये कैश में थे, इनको कैश पे करना पड़ता था, ये कहानी है। 18th सेंचुरी से पहले सोसाइटी जो वो इन 3 ऑर्डर्स में डिवाइडेड थी, क्लर्जी, नोबिलिटी एंड थर्ड एस्टेट, जो गरीबों का था, एंड जिसका पूरा जो है जो कंट्रोल था सोशल इकोनॉमिक ऑर्डर इसी चीज में फॉलो होता था, इसी चीज में फॉलो होता था। सो बिफोर द 18th सेंचुरी सोसाइटी वाज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एस्टेट्स, दीज एस्टेट्स, एंड ऑर्डर यही चलता था, एंड वाज द अरिस्टोक्रेसी, और वो पैसे वाले लोग थे, क्योंकि ये जो पैसे वाले लोग थे यही उस पूरे सोशल इकोनॉमिक ऑर्डर को फॉलो, यानी कि उसका एकदम रूटीन जो था इनके हाथों में था, जैसे ये चाहते थे वैसे ये चलाते थे। बट आफ्टर द रिवॉल्यूशन इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जैसे जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपने देखा है ना, उसमें आपने देखा होगा भाई लोगों में एक चीज समझ में आ गई कि अब लोग अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं हम राजा के भरोसे क्यों रहे, हम क्लर्जी के अंडर क्यों काम करें, हम नोबिलिटी के अंदर क्यों काम करें। जब आप फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करते हैं, आपने देखा कि भाई हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन एक चीज सीखने को मिली, लोग एकजुट होकर अपने राइट्स के लिए लड़ाई कर रहे हैं। लोगों ने लड़ाई लड़ी है ब्रेड्स के लिए, महिलाओं ने भी आंदोलन किया है ब्रेड्स के लिए। कहां ऐसा नहीं हुआ कि लोगों का जो पार्टिसिपेशन है वो ऐसा रहा हो कि बिल्कुल डिस्कनेक्ट रहा हो, बल्कि इंटरकनेक्टेड रहा, एक दूसरे से रहा। फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात, एसेंस, थीम ही यही था पूरा। जब ऐसे रेवोल्यूशन हुए तो पूरे वर्ल्ड में, यूरोप तक ऐसे आइडिया पहुंचे। कैसे आइडिया पहुंचे? अबाउट इंडिविजुअल राइट, कि यार हम भी तो इंडिविजुअल राइट्स की बात कर सकते हैं। क्योंकि जैसा कुछ फ्रेंच में हुआ, जैसा कुछ आपने साउथ अफ्रीका में देखा कि भाई व्हाइट यूरोपियंस ने किस तरीके से ब्लैक्स को, जो नेटिव्स ऑफ अफ्रीकन थे, उनको परेशान किया था, ठीक वैसे हम भी तो परेशान थे। देश हमारा, मेजोरिटी हमारी, माइनॉरिटी वो, बाहर के लोग वो, रूल वो कर रहे हैं। हमें आजादी चाहिए, हमें आजादी चाहिए, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी है। वी वांट आवर इंडिविजुअल राइट्स, हमारे कुछ मानव अधिकार है, हमारे कुछ नैतिक अधिकार है, हमारे कुछ व्यक्तिगत अधिकार है, हमारे इंडिविजुअल राइट्स है, हमें वो चाहिए। उनके ऊपर चर्चाएं होने शुरू हो गई कि भाई सोशल पावर को आखिर कौन डिस्कस करेगा, समाज में जो शक्तियां हैं, समाज को जो चलाने का काम है वो राजा क्यों करेगा, ये हम क्यों नहीं कर सकते? समाज तो हम लोगों से मिलकर बनाए, टैक्स हम देते हैं, इनकी मौज क्यों? तो इसी बात पे जो है विचार पूरे वर्ल्ड में शुरू होते हैं। हिंदुस्तान में भी और देशों में भी कुछ ऐसे लोग होते जो इन विचारों से प्रभावित हुए, इंपैक्ट मिला उनको, वो इससे इंपैक्ट होते हैं और वो कहते हैं यार ऐसा इंडिया में भी होना चाहिए। सो हिंदुस्तान में ऐसे लोग जिनका मैं नाम बताऊं, राजा राम मोहन राय एंड देरोजियो जो पोएट थे, इनको इस चीज फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो इंपॉर्टेंस है उसको पता चलता है। एंड मेनी अदर्स डिबेटेड द आइडियाज ऑफ पोस्ट रिवोल्यूशनरी यूरोप, और इनके ऊपर फिर चर्चाएं शुरू होती है हिंदुस्तान में कि यार हिंदुस्तान में भी कुछ होना चाहिए, ऐसा कुछ बदलाव आना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि अगर आपको ये लग रहा हो कि यूरोप में सब बदलाव ही चाह रहे हैं, अब तो सब जगह बदलाव की बात हो रही है, बट इट वॉज नॉट सो इजी एट द टाइम। उस समय इतना आसान नहीं था मेरे दोस्तों, क्योंकि वहां पर कई तरह के मानसिक सोच वाले लोग होते। देखिए, आपको लगे कि मैं ये कर दूंगा, अरे देश में हर कोई नहीं चाहता कि आप ऐसा चेंज करें, वो चाहता मैं अपना चेंज चाहूंगा। हर व्यक्ति के अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस हैं सोसाइटी से, वो उन्हीं के थ्रू ड्राइव होता है। अगर मेरा फायदा है तो मेरे लिए सब चीज ठीक है, अगर मेरे लिए फायदा नहीं है तो मेरे लिए हर चीज खराब है। सो नॉट एवरीवन इन यूरोप दे वांटेड अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। बात यही है कि कुछ चाहते हैं चेंज हो, कुछ चाहते हैं हो पर धीरे धीरे, कुछ चाहते हैं तबाही मचा दो, एकदम ऐसा बदलाव कर दो जो सोचा ना हो किसी ने, ऐसा बदलाव। तो इस तरीके से आपको 3 सोच देखने को मिलेंगी। एक होंगे लिबरल्स, एक होंगे रेडिकल्स, एक होंगे कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव मतलब वही पुरानी सोच, ऑर्थोडॉक्स, बदलाव है, बेटियां साड़ी से जींस पहले ठीक है पर बाहर नहीं जाना, है ना, बाहर नहीं जाना। बेटी आ गई, अच्छा ठीक है, टीवी, अरे थिएटर क्या देखना है, थिएटर कुछ होता है, सोच है और होना चाहिए बट स्लोली होना चाहिए। लिबरल्स ऐसे होंगे ताबड़तोड़, सब कुछ होना चाहिए, बस महिलाओं को अधिकार मत देना, बाकी सब ठीक है। वही रेडिकल्स ऐसे होंगे, ठीक है महिलाओं को अधिकार दे देते हैं पर वहां पर भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो इस प्रकार जो है 3 सोच के लोग, 3 अलग बातें, बट चेंजेस तीनों चाहते थे, चेंजेस तीनों चाहते थे। सूनर और लेटर बात वो है, बात उसकी नहीं। So responses varied from those who accepted that some changes was necessary. Response इस तरीके से है, कुछ कहते थे yes necessary है, कुछ कहते थे gradual shift होना चाहिए, धीरे धीरे हो लेते हैं, भाई साहब ऐसी जल्दी क्या है। And those who wanted a restructure society radically, और कुछ ऐसे थे जो एकदम radical change चाहते थे, बड़े बड़े change कर दो, सब कुछ बदल दो। So some were conservative, other was liberals and radicals. तो these were the names जो उन लोगों को कैटेगराइजेशन करते हैं, जो उन लोगों को कैटेगराइज करते हैं। कंजर्वेटिव थोड़ी स्ट्रिक्ट सोच के साथ, ठीक है 10 रुपए मांग, किसी बेटे ने 10 रुपए मांगे अपने पापा से, पापा ने बोला ठीक है 10 क्या करेगा, चल 5 ले ले, दिए पर कम दिए। लिबरल्स ले जा पर कुछ लाके बचा के दियो। रेडिकल्स ठीक है बच जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो इस प्रकार की सोच रखने वाले 3 लोग हमको दिखे। बात करते हैं लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। तो हु वर लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स, तो कौन है ये लोग, समझते हैं पहले लिबरल्स के साथ। सो लिबरल्स आर दोज हु वांटेड अ नेशन ऑफ विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन्स। ये एक ऐसा देश चाहते थे जिसमें सब धर्म बराबर हो, सब रिलीजन। अब आपने देखा है कि
यूरोप हो, फ्रेंच हो, कोई जैसे भी आप देख रहे हैं, क्रिश्चियनिटी का बहुत बड़ा दबाव रहा है। वहां पर अदर जो थे, मुस्लिम थे, बुद्धिस्ट थे, कैथोलिक्स थे, प्रोटेस्ट थे, जो कि क्रिश्चियनिटी का एक पार्ट है, बट दबाव आप देखेंगे क्रिश्चियनिटी का है। अदर जो मुस्लिम्स थे, बुद्धिस्ट थे, वो थे, बट मेजोरिटी जो डोमिनेंस है वो क्रिश्चियनिटी का है। इस बात से कोई नकार नहीं सकता, क्योंकि वो उनको सपोर्ट करते थे। उसमें भी फिर डिवीजन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट, उसमें भी लड़ाई है। तो मतलब ओवरऑल क्रिश्चियनिटी रही है। तो लिबरल्स ये चाहते हैं यार क्रिश्चियनिटी कुछ नहीं, सबका रूल हो, सब एक, जो ऐसा देश जो सब धर्मों को इक्वल माने, हमें वैसा चाहिए। ठीक है। नो अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स। डायनेस्टिक मतलब जैसे अब राजा है, राजा मरेगा तो उसके बाद उसका बेटा आएगा। आप सभी जानते हैं जार निकोलस सेकंड से पहले का जो बेटा, मतलब जो ये जार निकोलस था, बेटा था, इसका बाप जो था वो राजा, अभी जार निकोलस सेकंड, फिर उसके शादी हो जाए तो फिर उसके बच्चे, फिर उसके बच्चे। यार ये डायनेस्टिक रूलर सक्सेशन नहीं चाहिए, पीढ़ी दर पीढ़ी शासन नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी इंसान को सिर्फ इस बात से अधिकार दे दिया जाए कि वो राजा के घर में पैदा हुआ इसलिए राजा बनेगा, ये लॉजिक ठीक नहीं है। नो अनकंट्रोल्ड पावर होनी चाहिए। सेफगार्ड द राइट ऑफ इंडिविजुअल। अगर हमें बोलने का अधिकार नहीं है, अगर हमें यहां से जाने का अधिकार नहीं है, आप पाएंगे कि आगे एक टर्म आती है नोमैडिज्म। नोमैडिज्म मतलब मैं अगर यहां रहता हूं नोएडा में, तो मैं दिल्ली जाना चाहूं तो मैं जा सकता हूं, मैं वहां से कहीं और जाना है तो जा सकता हूं। ये होता है नो नोमैडिज्म। कोई नोमैडिज्म नहीं है जो इधर से उधर जाने मुझे रोके। नोमैडिज्म कैसा होता है, मुझे नोएडा से कहीं बाहर ही नहीं जाने दिया जा रहा है, मुझे दिल्ली से कहीं बाहर ही नहीं दिया जाने जा रहा है, तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे मेरे राइट्स का जो है पूरा यूज होना चाहिए। इंडिपेंडेंट जुडिशरी। राजा कहते ठीक है, आपने जैसे आप देखेंगे कि यहां ड्यूमा बनेगी, फिर कैंसिल होगी, फिर कैंसिल होगी, फिर अपनी मर्जी की बनेगी, और राजा किसी दबाव में नहीं रहना चाहता। सबसे बड़ी बात यह, तो राजा को दबाव में लाने के लिए सबसे फर्स्ट जो प्रायोरिटी वो होता है कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान एक जरूरी है जो उसके ऊपर चेकपोस्ट का काम करता है। भाई देख, अपन ही इधर है और तू आराम से अपना काम कर विदाउट एनी किसी को परेशान किए हुए। इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या होती है, जब आपको लगे कि भाई राजा है, कोई ज्यादा हमें परेशान कर रहा और कॉन्स्टिट्यूशन की चल नहीं रही, तो अब चाहिए दरवाजा खटखटाइए जुडिशरी का, बट वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। वो राजा के ऐसा ना हो कि राजा के चापलूसी में बैठे हैं, राजा ने फोन घुमाया, हाँ ये आ रहा है, इसको पीट लेना, इसको फांसी की सजा दे दो, कोई जाएगा नहीं। सो दे वांट इंडिपेंडेंट जुडिशरी। नेक्स्ट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब जैसे ये है कि हमारे यहां पर राज्यसभा है एंड हमारे यहां पे लोकसभा है। तो होता क्या है, कोई भी अगर कानून लोकसभा से पास होता है, कोई बिल लोकसभा से पास होता है, तो उस पर एक बार चर्चा, कुछ ऐसे बिल है जिन पर राज्यसभा में की जाती है। अगर लोकसभा में कुछ गड़बड़ हो रही है, राज्यसभा रोकेगी। कुछ बिल में, मैं सारे बिल की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ बिल में वो अपने डिबेट करेंगे, डिस्कशन करेंगे, कुछ व्यूज देंगे, मानो मानो, नहीं मानो मत मानो, बट एटलीस्ट एक चेक पोस्ट तो है उस लोगों के चुनी हुई सरकार के ऊपर। अगर राजा की चुनी हुई सरकार सीधा अपना फैसला ले लेती है और उसके ऊपर किसी ऐसी सरकार नहीं है जहां पे जनता के लोग हो, जो जनता की सोचे, वो बेकार है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब कुछ डिवीजन कर दो, फेडरलिज्म कर दो, डिवीजन ऑफ पावर कर दो। भाई एटलीस्ट एक से भले दो, उसमें हमारे कुछ लोग होंगे, कुछ तुम्हारे होंगे, मिल बांट के देख लेंगे, जो भी बेटर होगा सोसाइटी के लिए सॉर्टेड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार लिबरल्स ये चाहते थे। बट ध्यान रहे, लिबरल्स आपको पढ़ते पढ़ते भी खुशी तो बहुत हुई होगी, आपको लग रहा हो भाई लिबरल तो कितने बढ़िया है, बिड़ू एकदम मस्त सोच रहे, आजादी, सब धर्म बराबर, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सॉर्टेड, खत्म। नहीं, ध्यान रखो, दे आर नॉट डेमोक्रेट्स। ये डेमोक्रेट्स तो नहीं है, दे वर नॉट डेमोक्रेट्स होना चाहिए एक्चुअली, बट कोई बात नहीं, they were not democrats. they did not believe in universal adult franchise. ये नहीं चाहते थे पूरे वर्ल्ड वाइड की जैसे 18+ वोटिंग का अधिकार है, ये किसको मिले, महिलाओं को मिले। ये कहते नहीं, ये तो केवल उनको होना चाहिए जिनके पास प्रॉपर्टी है और आदमी है। मतलब महिलाएं हैं पैसे वाली तो भी नहीं, महिलाएं तो नहीं है, बच्चे तो नहीं है, 18+ जैसा वाला अपने इधर सीन है वो सब नहीं है। मैन होना चाहिए, प्रॉपर्टी होनी चाहिए। प्रॉपर्टी आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा है, 3 दिन के बराबर जो टैक्स दे दे, 25 ईयर से ऊपर हो, वो भाई सब अधिकार है, एक्टिव मेंबर हो जाता है। तो वैसे ही नो वोटिंग राइट्स फॉर मैन, तो इसका नतीजा ही यही है कि नो राइट फॉर वुमेन। हर व्यक्ति को अधिकार दूंगा, सिर्फ महिलाओं को नहीं दूंगा। तो ये कैसी सोच है? हम अगर ये नहीं है तो हम ये भी नहीं कह सकते कि दे आर डेमोक्रेट्स या दे वर डेमोक्रेट्स। डेफिनेटली दे वर नॉट डेमोक्रेट्स। वो डेमोक्रेट्स तो नहीं है, डेमोक्रेसी तो ये होती नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं रेडिकल्स की। आ जाइए तबाड़ तोड़ एकदम विचारधारा पे। ये एक नेशन चाहते थे, एक ऐसी सरकार चाहते थे जिसमें मेजोरिटी पॉपुलेशन की हिस्सेदारी हो। मतलब कि जैसे इंडिया है, इंडिया में जिसकी मेजोरिटी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से सरकार बनी हुई है, ऐसा नेशन हमें बना दो। तो अगर यूरोप में कल को अगर क्रिश्चियनिटी, तो क्रिश्चियनिटी की सरकार बना दो। बाकी के क्या करेंगे? बाकी के क्या करेंगे? सो मेनी ऑफ देम सपोर्टेड वुमेन सफ्रेगेट मूवमेंट। वुमेन सफ्रेगेट मतलब वोटिंग अधिकार, वोटिंग राइट्स, महिलाओं के वोटिंग अधिकार की बात की जा रही है। ये तो और अच्छे लिबरल से, वेरी गुड गुड गुड। सो दे अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स। इन्होंने पैसे वाले जमींदार, पैसे वाले फैक्ट्री के मालिक, उन सभी की आलोचना करी, बोला ये सब नहीं होना चाहिए, ये सब खिलाफ है। क्योंकि कई बार
आप देखोगे इस सोच को पाओगे लिबरल्स और रेडिकल्स को। इन्होंने बोला यार सोसाइटी में जो इल रीजंस है, जो परेशानी के जो कारण है, जो रूट कॉजेज है, वो ये ही पैसे वाले लोग हैं। क्यों है अब इसकी बात समझिए। एक मालिक है, मैं हूं, अब मेरी फैक्ट्री है, मेरी फैक्ट्री में 10 लोग काम करते हैं। अगर मेरी सोच सिर्फ पैसे कमाने की है तो मुझे उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो बीमार हो, मर जाए, कमाए ना कमाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है मुझको वो पैसा कमा के दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। वो अपना कमाए ना कमाए, मुझे उससे फर्क नहीं है। अगर वो मेरे लिए फायदेमंद है तो मेरे लिए वो इंप्लॉय है, वरना मेरे लिए कोई काम के नहीं है। तो ऐसी सोच के साथ तो मैं बहुत ही नुकसान में हूं, क्योंकि लिबरल्स और रेडिकल्स आपको यह बताएंगे कि अगर आप अपने इंप्लॉय को खुश रखते हो, अगर आप अपने जो काम कारीगर को खुश रखते हो, तो आपके लिए और अच्छा काम करेगा। और अच्छा काम करेगा मतलब और मुनाफा, और मुनाफा मतलब आप और रिच। तो इसमें बुराई क्या है भाई साहब? आप तो पैसे वाले बनने चाहते हो ना, तो इस तरीके से सोचिए। तो इन्होंने ये प्रिविलेजेस को मना किया। दे वर नॉट अगेंस्ट द एक्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। उन्होंने बोला हम किसी की निजी प्रॉपर्टी के खिलाफ नहीं है, बट हम ये भी नहीं चाहते कि प्रॉपर्टी किन्हीं एक हाथों में रह के रुक जाए। मतलब जोगिंदर सर के पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है और पूरा गांव में जो भूखमरी है, ये कैसा फायदा है? हम चाहते हैं जोगिंदर सर के पैसे लेके बांट दिए जाए। मुझे दुख तो होगा, बट भाई लिबरल्स रेडिकल्स की सोच ऐसी, मतलब रेडिकल्स की सोच ऐसी है, रेडिकल्स की सोच ऐसी है। अब आते हैं भाई साहब पुराने जमाने के कंजर्वेटिव वाले। सो दे अपोज टू रेडिकल्स एंड लिबरल्स। इन्होंने बोला भाई साहब ये जो कह रहे हैं मैं तो नहीं मानता। आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन कंजर्वेटिव को एक बात तो समझ में आ गई कि यस, चेंज तो होना चाहिए। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने ये बात तो कंजर्वेटिव लोगों को बता दी कि भाई चेंज तो होना चाहिए। अब ये तुम्हारे ऊपर है, आज मानो कल मानो, मानना तो पड़ेगा। ये बात ये मान गए कि चेंज होना चाहिए। बट बाय द 19th सेंचुरी दे एक्सेप्टेड दैट सम चेंज वाज इनएविटेबल। उन्हें 19th सेंचुरी तक आते आते 18th सेंचुरी से चलते चलते 1819 जब ये पहुंचे, इनको ये बात तो पता चल गई इट वाज इनएविटेबल। इसे मना तो नहीं कर सकते, इस चेंज को इग्नोर तो नहीं कर सकते, बट द चेंजेस हैड टू बी ब्रॉट अबाउट थ्रू अ स्लो प्रोसेस। भाई हम ये थोड़ी कह रहे हैं चेंज नहीं लाने, हम ये कह रहे हैं आज एक सोचते हैं, एक साल बाद एक सोचेंगे, परसों एक सोचेंगे, फिर एक सोचेंगे। रेडिकल्स लिबरल जो अच्छा हमको समझा रिया है, एक साल में एक चेंज लेके आएगा। क्या चेंज लेके आ रहा है भाई? जब तक वो चेंज आएगा तब तक तो हम मर जाएंगे। सो ये इस प्रकार के चेंज चाहते थे कि भाई साहब चेंज जो है, चेंज तो हो बट कैसा हो, स्लो हो, धीरे धीरे हो, ताकि हमारी भी इज्जत बनी रहे। इनको ये डर था कि भाई हमारी सहूलियत ना खत्म हो जाए, हमारी पावर ना खत्म हो जाए, वो सब बातों का इन्हें डर था। बट यही रेडिकल्स और कंजर्वेटिव की बात है। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक जो है समझ में आ गया होगा, लिबरल्स रेडिकल्स का क्या डिफरेंस है। एरा ऑफ सोशल चेंज की बात हो रही है, कैसे सोसाइटी में चेंज आएगा वो भी हम पढ़ेंगे। चेंजेस सोसाइटी में क्या आएंगे, चेंजेस इंडस्ट्री में क्या आएंगे, चेंजेस पूरे यूरोप, रशियन, ये सब क्या होगा, सब पढ़ेंगे धीरे धीरे। बट फिलहाल इनके माइंडसेट आपने पढ़ लिए होंगे कि सोसाइटी में 3 डिविजन्स आपको देखने को मिल गए हैं, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव। तीनों की सोच बहुत ही क्लियर डिमार्केटेड है, बहुत क्लियर है, सॉर्टेड है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आ गया है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। सो इंडस्ट्रियल एंड सोसाइटी चेंज की बात करते हैं। सबसे पहले चलेंगे हम इंडस्ट्रियल चेंज की तरफ। इंडस्ट्रियल चेंज कैसे आता है? इंडस्ट्रियल चेंज का मतलब है इंडस्ट्रीज का आना। इंडस्ट्रियल मतलब क्या होता है? इंडस्ट्रीज का बसना। इंडस्ट्री तब बनती है जब शहर हो। अरे फैक्ट्री किस काम की जब शहर ही नहीं है? गांव में कितनी फैक्ट्रियां होती है मुझे बताओ? कुछ भी नहीं होती हैं। सो जब व्हेन न्यू सिटीज केम अप, जब नए नए शहर आए तो इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप होना शुरू हुआ। शहर के किनारे फैक्ट्रियां बसनी शुरू हुई, वो शहर में बसने वाले लोग फैक्ट्री में काम करने लगे, प्रोडक्शन बढ़ने लगा, अपने आप और नए शहर बनने लगे, लोग गांव से निकल के शहर आने लगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो है रोल पूरा होता नजर आया। और क्या हुआ? रेलवे एक्सपेंड हुई, लोगों को सामान ले जाने एक जगह दूसरी हुई। तो इस तरीके से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पूरी तरीके से अब नजर आने लगा। शहर बस गए, काम आ गई, फैक्ट्री आ गई, रेलवे बन गई, सब बढ़िया हो गया। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन टू फैक्ट्रीज। जो लोग अभी तक शहर में अपने घरों में रह रहे थे, उन्होंने देखा कि फैक्ट्री आ गई हैं, उन्होंने देखा रेलवे आ गई, हम एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, काम करके अपना आ सकते हैं, घर पे पैसा कमा के चलिए। जैसे फैक्ट्री बनी, लोगों ने जो अपने खेत छोड़ के फैक्ट्रियों में काम करना शुरू किया। अरे खेत का क्या भरोसा भाई साहब, बारिश हो ना हो, उगे ना उगे, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड, कहां पैसा, ऐसा चलो चले भाई साहब। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ने घर से बच्चे, आदमी, औरत तीनों को फैक्ट्री के दरवाजे पर लाके खड़ा कर दिया कि आ जाओ काम करने। सो ये तो अच्छी बात है। अरे इंडस्ट्रियलाइजेशन है, डेवलपमेंट हो रही है, अच्छी बात है। तो ऐसा है कि कोई भी चीज शुरुआत में होती है, अच्छी होती है, कभी भी होती है, उसके साथ कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, कुछ फायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। फायदे आपने देख लिए, नए शहर बन गए, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, रेलवे आ गया, सब कुछ आ गया। तो इश्यूज भी थे। इश्यूज क्या थे? लोग काम करने आए, ज्यादा काम करा रहे हैं, लोगों को तनख्वाह कम दे रहे हैं, पीने को पानी नहीं, जाने को टॉयलेट नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत कॉमन था। कैसे था? इंडस्ट्रियलाइजेशन किस पे डिपेंडेंट है? डिमांड पे। मान लीजिए कार फैक्ट्री खुल गई है, विदेश में कार सप्लाई कर रहे हैं, अगले देश ने कह दिया हमें तुम्हारी कार नहीं चाहिए। अब वो फैक्ट्री कार बनाना बंद, उसके जो कारीगर थे उनको काम धंधा नहीं, वो बेरोजगार हो गए। तो अनएम्प्लॉयमेंट वाज कॉमन,
पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लो डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड। जब सामने से डिमांड नहीं है तो फैक्ट्री किस काम की, और फैक्ट्री वाला बोलता है तू किस काम का, वो बोलता है मालिक तू किस काम का। तो जब कोई काम का ही नहीं है तो फिर चलते हैं, फिर बेरोजगारी सहन करते हैं। सो लिबरल्स और रेडिकल्स यही चीज के लिए सॉल्यूशन चाहते थे कि भाई अगर एक बात बताओ, अगर हमें पैसा कमाना है तो हमें इनसे कमाना है। यही लोग अगर नाराज हो जाएंगे तो हमें कौन बनाएगा। अरे ससुराल थोड़ी है जहां इज्जत मिलेगी, फैक्ट्री है। ओनर और मालिक का जो और क्या कहते हैं, कारीगर और ओनर का जो रिश्ता है वो बड़ा अटूट होता है, 7 जन्म से बढ़कर होता है। भाई साहब कैसी बात कर रहे हैं। आपके घर जो दाना चल रहा है, रोटी है, गाड़ी है, मकान है, और जो प्लॉट है, आपकी जो बिल्डिंग है, आपका जो बंगलो है, वो सब उस लेबर की बदौलत है। वो कमा कमा के अपना पसीना निकाल निकाल के आपको दे रहे है। तो भाई साहब इसी चीज का सॉल्यूशन ये लोग ढूंढने को गए। समाज में क्या चेंज आया, ये तो इंडस्ट्री में हमने पढ़ लिया, इंडस्ट्री वाला पर्सपेक्टिव। अब हम देखते हैं सोसाइटी का। सो ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज वर दी प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल। समाज में देखिए तो पैसे वाले जितने लोग थे उन सभी की इंडस्ट्री थी, इसीलिए वो लिबरल्स और रेडिकल्स इसी के हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि इनको क्या फायदा भाई गरीबों के लिए लड़ने का। अभी तो बताया ना, ससुराल के थोड़ी है। अरे मालिक और ऐसा नौकर का रिश्ता तो बड़ा अटूट होता है। सो लिबरल्स और रेडिकल्स के पास जो कुछ भी दौलत थी वो इन्हीं बिजनेस के थ्रू थी, और इन बिजनेस में काम करने वाले यही लोग थे। इनको लगा कि सच एफर्ट शुड बी एनकरेज, ऐसे हमें स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि हमें ज्यादा वेल्थ मिले, एंड दैट वुड बी अचीव्ड इफ द वर्कफोर्स इन द इकोनॉमी वाज हेल्दी एंड सिटीजन्स वर एजुकेटेड। और हमें तभी फायदा हो सकता है जब हमारे नौकर स्वस्थ रहे और वो पढ़े लिखे हो, क्योंकि एक इंसान ऐसा ट्रेंड करने में बहुत टाइम लगेगा। अरे अगर वो स्कूल में जाएगा तो पहले से पढ़ा लिखा आएगा, ट्रेंड आएगा, हमारे लिए उतना ही कम समय है उसको ट्रेनिंग देने में, पैसा खर्च करने में, सब कुछ बढ़िया चले। हेल्दी होगा तो और लंबा सर्वाइव करेगा, हमारे लिए 50 साल तक काम करेगा। तो ऐसा तो अपने को चाहिए। तो सोसाइटी में इस तरीके के चेंज आपको देखने को मिल रहे थे। जो लिबरल्स एंड रेडिकल्स थे, दे अपोज्ड टू द प्रिविलेजेस ऑफ ओल्ड अरिस्टोक्रेसी हेड बाय बर्थ। वो ये कहते हैं भाई जन्म से कोई अधिकार नहीं होना चाहिए किसी भी इंसान को। एक लेबर अगर मेहनती है तो कल ये मैनेजर बन सकता है, कल ये टीचर बन सकता है, कल ये वकील, जज, कुछ भी बन सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर एक नोबल क्लास में है तो ही वो जज बनेगा, एक क्लर्जी क्लास का है तो ही वो चर्च का पुजारी बनेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो स्ट्रांगली इस बात को मानते थे कि इंडिविजुअल एफर्ट जो लेबर का है, जो बिजनेसमैन का है, वो काफी मेहनती होता है। अगर वो चाहे तो हमें कमा के दे सकता है, तो वो कुछ भी मेहनती कर सकता है। उनका यह मानना भी था कि सोसाइटी वुड डेवलप मोर, समाज और अच्छे से डेवलप करेगा अगर हर व्यक्ति के पास इंडिविजुअल फ्रीडम राइट्स होंगे, और अगर गरीब के पास लेबर होगा, किसी धनी के पास जिसका पैसा आप उसको काम करने दीजिए। व्यापारी क्या चाहता है, व्यापार चाहता है, पैसा मुनाफा चाहता है। व्यापार करने के लिए व्यापारी को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, यानी कि ट्रेडर, बिजनेसमैन को इंडिया से अफ्रीका, अफ्रीका से अमेरिका जाना पड़ेगा। अभी आप बोलोगे आप इंडिया से बाहर नहीं जा सकते, तो फिर भाई मेरा व्यापारी होने का क्या फायदा है। एक जगह पे व्यापार करके आप रेस्ट्रिक्ट भी तो हो सकते हो सकता है आपको यहां इतना प्रॉफिट ना मिल रहा हो, आप दूसरी जगह पे करें। अरे किया जैसी गाड़ियों की कंपनी विदेश में थी, यहां आई ना, टाटा वाली कंपनी अभी तो गाड़ी बाहर गई ना, ह्युंडई आई ना। तो बस व्यापारी तो यही चाहता है, नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये जो है आपको सोसाइटी में चेंज देखने को मिल रहे हैं। सो जो ये नेशनलिस्ट थे, जो देश को देश बनाना चाहते थे, जो क्रांतिकारी थे, जो लड़ाई लड़ रहे थे, उन्होंने लिबरल्स और रेडिकल्स के साथ हाथ मिलाया और बोले भाई साहब एक क्रांति कर लेते हैं, चलो आप भी हमारे साथ दो, हम तो पहले ही परेशान है, आप चाहते हो हमारी परेशानी में आप खुश हो ना कि भाई आप हमारा साथ देना, तो आइए हम ऐसा एक आंदोलन बनाते दैट वुड एंड द काइंड ऑफ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड इन यूरोप इन 1815। 1815 में जैसी सरकार बनी थी कि राजा, नोबल, क्लर्जी, ये क्लास चल रही है, खत्म कर देते हैं चुटकी बजा के, चलिए। सो इन फ्रांस, इटली, जर्मनी, इन एरियाओं में ये जो रिवॉल्यूशनरी तरह काम करने लगे। किस लिए कि राजा को हटाएंगे, हटाइए राजा को, मोनार्क को हटाते हैं, जो पहले से राजा काय का राजा रे, तेरा बजाएंगे बाजा, आजा। तो इस तरीके से हटाने निकल पड़े और एक क्रांतिकारी का रूप ले चुके हैं। अब इस तरीके से जो है इनकी सोच क्या है, जब ये राजा हट जाएगा, जब ये पैसे वाले लोग हट जाएंगे, जब कर्मचारी होगा, जब सब लोग एक बराबर होंगे तो सोशलिज्म आएगा, समाज एक बराबर होगा। तो अब चलिए तैयारी करते हैं कि सोशलिज्म कैसे यूरोप आएगा। आया नहीं आया समझ में। अभी तक हम एज ऑफ सोशल चेंज कर रहे थे, जहां पे हमने 3 लोगों की सोच पढ़ी, जहां पे हमने इंडस्ट्रियल चेंज पढ़े, जहां पे हमने सोसाइटी चेंज पढ़े, और अब हम ये पढ़कर आए कि कैसे सब लोग एक मिलकर अब आ रहे हैं सोशलिज्म यूरोप में लाकर। तो हम भी ले आते हैं, हम भी ले आते हैं। बाय द मिड ऑफ 19th सेंचुरी के मिड तक सोशलिज्म जो है सबको पहचान में आ गया था। सोशलिज्म इसलिए पहचान में गया था, जब आप घर घर जाके प्रचार कर रहे हैं कि सब लोग बराबर हैं, राजा को अधिकार नहीं होना चाहिए, जन्म से किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए, आप गरीब नहीं, आपको काम मिलेगा, आपको बिजनेस करने के लिए जगह मिलेगी, तो बोला तो भाई सब इक्वल है, सोशलिज्म तो गुड आइडिया, गुड क्वेश्चन। तो देखिए सोशलिस्ट कौन थे, सोशलिस्ट वर अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी। भाई सोशलिस्ट का मतलब है सोसाइटी का सब कुछ, तो उनको तो किसी एक का तो कुछ नहीं चाहिए, तो दे वर अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी। एंड वो इसी चीज को, जो कुछ लोगों के पास पैसा था वो कहते हैं समाज में इसी की वजह से बुराई है,
गांव वाले लोग कह रहे हैं जोगिंदर सर के पास 100 करोड़ रुपए, यही गांव में बुराई की जड़ है। इनके पास पैसा है, जिस मर्जी को बेइज्जत कर दे, जिस मर्जी के पास से पैसा छीन ले, जिस मर्जी को एक्सप्लॉइट कर दे। ऐसा मेरा सच में नहीं मान रहे तुम लोग, मेरे पास 100 करोड़ रुपया कुछ नहीं है, ऐसा ही नॉर्मल आदमी एकदम। सो उनको क्यों लगता था कि समाज में हर बुराई जो प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से है, किसी को लगे कि यार प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से एक बुराई है, क्यों है? अब आप समझ ही सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, प्राइवेट प्रॉपर्टी वाला बंदा मतलब पैसे वाला, पैसे वाला मतलब उसके दिमाग में हर समय पैसा ही पैसा रहेगा। उसको यह लगेगा कि भाई साहब मेरे को 4 पैसा मुनाफे का मिल जाए, मुझे 4 पैसा जो है मुनाफे का मिल जाए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? 4 पैसे मुनाफे के मिल जाए, उसको हमेशा यही चीज रहेगी कि मैं 4 पैसा एक्स्ट्रा कमा लूं, मैं किसी के लिए बचाऊं ना बचाऊं, मैं अपने लिए तो बचाऊं, मेरा लेबर जाए भाड़ में, तो मुझे तो सिर्फ पैसा ही पैसा मांगता है भाई। तो वही प्राइवेट की सोच है और यही समाज में बुराई है। जिन लोगों के पास फैक्ट्री थी, जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी थी, वो लोग जो है क्या करते थे, दे गेव एम्प्लॉयमेंट, लोगों को काम तो देते थे, बट द प्रॉपर्टी जो पर्सन है उसका जो मेन एम होता था, दैट वाज मेनली कंसर्न विद पर्सनल गेन। वो कहता था मुझे अपने मुनाफे से मतलब है, नॉट विद द वेलफेयर ऑफ दोज हु मेड द प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव। जिन्होंने मेरे को कमा के दिया, मुझे उनसे ढीला भर का कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए तो समाजवादी कह रहे हैं, समाज वाले लोग कह रहे हैं सोशलिज्म की भाई यही बुराई है। सो इफ ए सोसाइटी एज ए होल रेदर देन अ सिंगल इंडिविजुअल कंट्रोल प्रॉपर्टी, मोर अटेंशन वुड बी पेड टू कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट। अभी एक के हाथ में प्रॉपर्टी, वो अपनी सोच रहा है, सबके हाथ में प्रॉपर्टी होगी, सब अपनी अपनी सोचेंगे, सब समाज की भी तो सोचेंगे ना, ये भी तो सोचो, सबको प्रॉपर्टी दे दो। तो इन लोगों ने बोला कि अगर प्रॉपर्टी सब में बट जाए तो ये तो समाज का भला हो जाएगा, एक आदमी का भला होने से क्या होता है। तो यही चीज, तो सोशलिस्ट वांटेड यही चेंज कि समाज में प्रॉपर्टी बांटो, हाई प्रॉपर्टी, छीनो प्रॉपर्टी, यही सब चल रहा है। सो बात यह है कि हाउ कुड अ सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट। तो आखिर भाई साहब ये बताइए, जब समाज में एक सोसाइटी किसी, अभी क्या होता है, कुछ लोगों में पैसा है ना, सबके पास थोड़ा थोड़ा है, बट कुछ के पास तो बहुत ज्यादा है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर सब में सब पैसा बराबर बांट दोगे तो सोसाइटी कैसे ऑपरेट होगी, और क्या बेस होगा सोशलिस्ट सोसाइटी का, क्योंकि अब तो सब बराबर है, अब तो कोई ऊपर नीचे ही नहीं चलेगी किसकी, सब एक बराबर है। तो सोसाइटी आखिर रन कैसे करेगी, हाउ कुड अ सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट। सोचिए आप, जब तक मैं एक कॉफी की सिप पी लेता हूं, आप सोचिए, सोच लिया होगा, मैंने तो पी लिया, अब आप सोचिए। चलिए, सो हम ये माने कि सोसाइटी कैसे रन होगी, इसके ऊपर तमाम लोगों के विचार थे। अब जब आप किसी से पूछो ना भाई साहब कैसा हो सकता है, बोलेगा आई थिंक ऐसा होना चाहिए, आई थिंक ऐसा होना चाहिए, आई थिंक ऐसा होना चाहिए। लोगों के तमाम विचार, तमाम आवाजें वो निकलने वाली हैं। तो देखिए, रॉबर्ट ओवन एक इंग्लिश मैन्युफैक्चर ट्रेडर थे, एक व्यापारी थे। ये कहते हैं कि हमें कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनानी चाहिए, हमें ऐसे काम धंधे खोलने चाहिए जिसमें सब लोग मिलकर काम करें, कॉपरेशन के साथ काम करें, कोऑपरेटिव काम करें, जिसको इन्होंने नाम दिया न्यू हार्मनी। और ये यूएसए में इन्होंने जो है इसको बिल्ड किया, ही शॉट टू बिल्ड। उनको चाहते थे कि भाई ये यूएसए के थे तो यूएसए में ऐसा बनाए, अपना मतलब रह रहे हैं वहां पे, यूएसए बनाए। यूएसए में जो इन्होंने ये हार्मनी जो है, क्या कहते हैं, न्यू हार्मनी, ये जो चाहते थे ऐसा बनाना, कोऑपरेटिव, लोगों के मिलजुल के। बट अदर सोशलिस्ट डिमांडेड दैट गवर्नमेंट कुड एनकरेज कोऑपरेटिव। बट जो अदर सोशलिस्ट है वो कहते हैं भाई साहब आप पे तो पैसा है, आपने तो फट ऐसे कह दी, अरे हम चाहते हैं सरकार किस काम की है, सरकार करे गरीबों का भला, हम तो गरीब है ना, अभी हमारा भला सरकार करे। तो रॉबर्ट ओवन का कहना यह है कि मैं ये चाहता हूं कि हम सब मिलकर करें, और सोशलिस्ट का कहना यह है कि हम क्यों, सरकार हमारे लिए क्यों ना करे। तो यह बात जो है अभी विचार बहस हो रही है। फ्रांस में बात करो तो लुइस ब्लैंक जो थे, he also wanted the government to encourage cooperatives and replace capitalist enterprise। कैपिटलिस्ट मतलब ऐसा पैसे वाले लोग। लुइस ब्लैंक ने फ्रांस में बोला कि भाई साहब इनको हटा दो और कोऑपरेटिव जो बना देते हैं, जिसे गवर्नमेंट बनाए। सो दीज कोऑपरेटिव्स वर टू बी एसोसिएशन। क्या थी कोऑपरेटिव? ये थी ग्रुप ऑफ पीपल, एसोसिएशन ऑफ पीपल हु प्रोड्यूस्ड गुड्स टुगेदर एंड डिवाइडेड द प्रॉफिट्स अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाय मेंबर्स। मान लीजिए कोऑपरेटिव कम्युनिटी का मतलब क्या है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये सब मिलकर काम करते हैं, और ये क्या करते हैं, ऐसा 12 रुपए का काम करके देती है। तो अभी क्या होगा, ऐसा एक इंडिविजुअल बांट लो, तो 4 लोग हैं, सबके हिस्से कितना आ गया, 3 ईच आ गया। बट यहां पर भी एक बात आप समझिएगा, इन्होंने ये तो कह दिया आपस में बांट ले, पर इन्होंने ये भी बोला जिसकी जितनी मेहनत उतना बांट ले। अभी भी इक्वालिटी है, अगर इसने बंदे ने ज्यादा काम किया तो इस पे 1 रुपया फालतू हो जाना चाहिए, वो एक कम ले लेगा, वो एक फालतू ले लेगा, वो एक कम ले लेगा, एज पर द वर्क। आप बांट लो, डिवाइड कर लो काम के हिसाब से, ठीक है भाई साहब। कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं, कार्ल मार्क्स भी सुनिए। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजलिस ने भी इसमें कुछ बातें जोड़ दी अपनी, इसमें भी उनके भी कुछ व्यूज थे। मार्क्स ये कहता है कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है वो कैपिटलिस्ट है, मतलब जितने इंडस्ट्रीज हैं वो पैसे वाले लोगों की हैं, और इनका जो प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिज्म है, वो वर्कर प्रोड्यूस करते हैं, मतलब पैसे वालों को पैसे बनाने वाले वर्कर हैं।
सो यहां पर वो ये कहते हैं यार इनको अपनी हालत सुधारनी है। किसको? वर्कर को अपनी स्थिति सुधारनी है तो भाई साहब प्राइवेट इंडिविजुअल्स को, जो इकट्ठे प्राइवेट इंडिविजुअल उनको उठा के फेंक दो। वर्कर हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिस्ट एंड द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये बिजनेसमैन व्यापारियों को हटाओ और फेंको, तुम अपनी चलाओ। लगभग विचार सोशलिस्ट पैटर्न्स में यही आपको देखने को मिलेंगे। दीज आर द डिफरेंट विजन्स ऑफ द डिफरेंट सोशलिस्ट, चाहे वो लुइस ब्लैंक हो, चाहे वो रॉबर्ट ओवन हो, चाहे वो कार्ल मार्क्स हो, चाहे वो फ्रेडरिक एंजल्स हो, या फिर अदर सोशलिस्ट हो। इनके व्यूज आपके सामने है। उम्मीद है कि आप लोगों को अभी तक ये समझ में आ गया होगा, अभी तक यहां पे कोई डाउट नहीं होगा। आगे चलते हैं आगे। नाउ द सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। अब लोग सोशलिज्म समझ तो गए, लोगों को सोशलिज्म अच्छा भी लग रहा है, तो अब इसके लिए सपोर्ट बनती है। लोगों को जब चीजें अच्छी लगी तो करने में क्या हुआ है कि बाय द 1870s तक आते आते जो डिफरेंट सोशलिस्ट थे, दे फॉर्म एन इंटरनेशनल बॉडी, वर्ल्ड वाइड एक संस्था बना ली जिसका नाम था सेकंड इंटरनेशनल। किस लिए बनाई? ताकि सब आपस में सोशलिस्ट के जो मेहनत के एफर्ट है वो मिलजुल के काम कर सके। इधर के यूरोप वाले को उधर का पता होना चाहिए, उस साउथ यूरोप में क्या हो रहा है, उधर रशिया में क्या हो रहा है। सब सोशलिस्ट ने मिलकर एक सांठगांठ बना ली, एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली हाई इंटरनेशनल लेवल, जिसका नाम दिया इन्होंने सेकंड इंटरनेशनल। याद रखिएगा, सेकंड इंटरनेशनल किसने बनाई है बच्चों? सोशलिस्ट ने बनाई है। सेकंड इंटरनेशनल किसने बनाई है? मैं यहां पर भी हाईलाइट कर देता हूं, ये किसने बनाई है बच्चों? सोशलिस्ट ने बनाई है। जो लोग सोसाइटी में इक्वलिटी चाहते थे, प्राइवेट प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन चाहते थे, रिमूवल ऑफ कैपिटलिस्ट चाहते थे, उन्होंने बनाई है। कोई बात नहीं। अब जब बहुत सारी ये क्या बनी है, इंटरनेशनल एसोसिएशन बनी है, या मानी कि सब इलाकों में अपने अपने एसोसिएशन होंगे, सब इलाकों में अपने अपने कुछ कुछ ग्रुप्स होंगे। तो बात कर लेते हैं हम इंग्लैंड और जर्मनी की बात कर लेते हैं। इंग्लैंड और जर्मनी में क्या हो रहा था? यहां भी ऑर्गेनाइजेशन बनी है। किस लिए बनी थी? यही ऑर्गेनाइजेशन सब इनमें मिली हुई है, यही ऑर्गेनाइजेशन इन सब में भी सपोर्ट कर रही है। सो ये बनी थी टू फाइट फॉर बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन। उन्होंने बोला भाई साहब हमको जीवन जीने के लिए अच्छा पैसा चाहिए और काम भी कम करेंगे और हमको प्रॉपर सैनिटेशन भी चाहिए। अब कैपिटल तो अच्छा, और क्या बोले? और सुन ले, दे सेट अप फंड्स टू हेल्प मेंबर्स इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस। उन्होंने बोला जब तू किसी को निकालेगा वो परेशान होगा बंदा। जब कोई मालिक अपने नौकर को नौकरी से निकालेगा, नौकर आ जाएगा टेंशन में, डिस्प्रेशन में, तो उस डिस्प्रेशन यानी कि डिप्रेशन से बचाने के लिए, उसको घर चलाने के लिए पैसा चाहिए, हम मदद करेंगे, हम फंड रेज कर रहे हैं। दे डिमांडेड अ रिडक्शन इन द वर्किंग आवर्स। एक काम कम करवा रहे हमसे, काम को हमको नहीं करना है। नेक्स्ट दे डिमांडेड द राइट टू वोट। हमको राइट टू वोट भी दो। अभी तुम्हारी कोई मीटिंग होती है, तुम अपना वोट करके चल देते हो, उधर फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट मीटिंग कर रहे हैं, वो अपना वोट कर लेते हैं। तो हमारा अधिकार कहां है भाई साहब? हमको भी चाहिए अधिकार, समझ रहे हो? हमको भी अधिकार चाहिए। तो ये सब अधिकारों की बात हो रही है। जर्मनी में क्या होता है? दीज एसोसिएशन वर्कड क्लोजली विद द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। अब जर्मनी में जो ये सोशलिस्ट एसोसिएशन बन रही है, जो वर्कर की एसोसिएशन बन रही है, दे वर्कड क्लोजली विद द एसडीपी, एसपीडी मतलब सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी। आप इस पे मत जाना, पार्टी को एसपीडी कहते हैं, नाम इसका ऐसा ही उल्टा है। एंड ये इन्होंने जो है उनको चुनाव, ये जो पार्टी थी सोशल डेमोक्रेटिक, जो पार्टी आपको दिख रही है, इसने चुनाव लड़े थे, उसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। सोशलिस्ट ने, वर्कर्स ने हिस्सा लिया, वर्कर्स ने सपोर्ट किया, पार्टी सीट भी जीत गई। सो बाय 1905 सोशलिस्ट और जो ट्रेड यूनियन थी, जो वर्करों की यूनियन थी, दे फॉर्म अ लेबर पार्टी इन फ्रांस, लेबर पार्टी इन ब्रिटेन एंड सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस। तो इन जो वर्कर्स क्लास थी, इन्होंने दो पार्टी, दो एसोसिएशन बन गई। और क्योंकि आपने बोला कि बहुत सारी इंटरनेशनल एसोसिएशन मिलकर इंटरनेशनल एसोसिएशन बनाया है, सेकंड इंटरनेशनल बनाया है। सो फ्रांस में आप देखोगे कि आपको सोशलिस्ट पार्टी बनकर निकलती है, जो सोशलिस्ट लेबर की थी, और ब्रिटेन में जो लेबर ने पार्टी बनाई थी वो लेबर पार्टी होगी। तो कुल मिलाकर ऐसा मिक्सअप करके दो पार्टी आपको मिल गई, सोशलिस्ट एंड लेबर पार्टी। कंक्लूजन क्या समझ में आता है? 1914 तक, अब एक बात समझिएगा ध्यान से, बेशक इन्होंने चुनाव में सीटें जितवा दी उनको, पर सरकार तब भी इस एसपीडी पार्टी यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की नहीं बन पाई। रीजन ये था कि सेंटर में क्लर्जी और नोबल क्लास बैठे हुए थे, और जो इतनी आसानी से हटने वाले नहीं थे। उनका पैसा था, बहुत सारे तरीके थे भाई उनके पास। तो दे नेवर सक्सीडेड इन फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट इन यूरोप बिकॉज द गवर्नमेंट कंटिन्यू टू बी रन बाय कंजर्वेटिव लिबरल्स एंड रेडिकल्स। चेंज लाने में समय लगता है, कुछ लिबरल्स और कुछ रेडिकल की सोच से सारे लिबरल्स रेडिकल्स नहीं चेंज होते हैं। समझ में आ गई बात? सारे नहीं चेंज होते हैं। जीती हैं सीटें, सरकार नहीं बना पाए, मेजोरिटी में नहीं आ पाए। यहां पर होता है आपका पहला टॉपिक खत्म। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आ गया है तो प्लीज बताइए, मैं जानना चाहता हूं कि आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चैप्टर लेंथी है, 1 by 1 क्रॉस कर रहे हैं। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, द रशियन रेवोल्यूशन। द रशियन रेवोल्यूशन की बात करते हैं। समाजवादियों का अच्छा प्रभाव है, सोशलिस्ट की अच्छी चल रही है, ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है, लोग सोशलिज्म का मतलब जान चुके हैं। तो जो सोशलिस्ट थे, दे टुक ओवर द गवर्नमेंट इन रशिया थ्रू द अक्टूबर रिवॉल्यूशन ऑफ 1917। ये एक्चुअल में आप देखोगे
रशियन रेवोल्यूशन की शुरुआत ऐसे नहीं है, मतलब आप ऐसे मत मानिए कि टॉपिक ऐसे शुरू हो गया। ये आपको बताया कि रशियन में जो रेवोल्यूशन था वो कैसे आपको ऐसे मूवमेंट में लाके खड़ा कर देगा जब सोशलिस्ट सरकार में आ जाते हैं और राजा हट जाएगा। मतलब राजा का जाना और सोशलिस्ट का आना, ये जो पार्ट है, अगर इसको मैं ऐड कर दूं, सोशलिस्ट का आना, राजा का हटना, तो यही बनता है रशियन रेवोल्यूशन। रशियन रेवोल्यूशन का मेन एम यही था। क्या था बच्चों? द फरवरी 1917 में जो हुआ, जब राजा हटा, एंड द इवेंट्स ऑफ अक्टूबर, जब मोनार्की फॉर्म हटकर जब ये सोशलिस्ट आ जाते हैं, उस सबको मिलाकर कहते हैं रशियन रेवोल्यूशन। ठीक है, सो यही लिखा है, सोशलिस्ट टुक ओवर द गवर्नमेंट इन रशिया थ्रू द अक्टूबर रिवॉल्यूशन ऑफ 1917। फरवरी में बहुत कुछ किया, उसके बाद अक्टूबर में फाइनली जब टाटा बाय बाय हो जाता है तो वो आ जाते हैं। तो राजा का जाना एंड द इवेंट्स ऑफ अक्टूबर में जो कुछ हुआ, इन दोनों को मिला दे तो बनता है हमारा रशियन रेवोल्यूशन। तो आपसे मोटा मोटी ये दो इवेंट है, फरवरी 1917 एंड अक्टूबर 1917। फरवरी 1917 प्लस अक्टूबर 1917, यही है भाई साहब रशियन रेवोल्यूशन में दो इवेंट खास। बाकी भूल जाइए, बढ़ते हैं आगे। रशियन एम्पायर की बात करते हैं, 1914 की बात करते हैं। आपके सामने आपको पिक्चर नजर आ रही होगी, इन भाई साहब का नाम है जार निकोलस, जार निकोलस सेकेंड। ठीक है, अच्छे हैं अपने लिए, समाज इनके लिए तो बिल्कुल अच्छे नहीं है। तो देखिए 1914 में जार निकोलस का शासन हुआ करता था। इसका जो पूरा एम्पायर था वो मॉस्को, रशियन एम्पायर में जो मॉस्को भी था, उसके अलावा और क्या क्या था, आज की डेट के फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड पार्ट, यूक्रेन पार्ट, सेंट्रल पार्ट, ऐसा दिखोगे आपको। पैसिफिक दिखेगा, सेंट्रल एशिया दिखेगा, जॉर्जिया, अर्मेनिया एंड अजरबैजान। ये वो इलाके हैं जहां पे जार निकोलस का शासन चला करता था, रूल चला करता था, एंड वो बहुत बड़ा रूल था, बहुत बड़ा जो है इलाका था जो इसके अंडर आता था। तो 1914 में आपको रशिया में जो शासक मिल रहा है, जो रूलर मिल रहा है, जार निकोलस है। मुस्कुराइए, आप सभी का स्वागत है भाई साहब। ऐसा क्या आके बनाने, ठीक है जैसा है अपना। चलिए, अब जो उस समय 1914 की बात करूं तो जो रिलीजन था, जो मेजर रिलीजन था, दैट वाज द ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, या फिर आप समझ लीजिए क्रिश्चियनिटी था। अदर रिलीजन्स भी थे जैसे कि कैथोलिक्स, ये भी क्रिश्चियनिटी का पार्ट होता है, प्रोटेस्टेंट भी इसी का ही पार्ट है, देन मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट। तो आपको ये टोटल ओवरऑल वहां पे रिलीजन देखने को मिले थे, बट मेजोरिटी जो थी वो बच्चों क्रिश्चियनिटी की ही थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1914, जब जार निकोलस सेकंड जो है वो रूलर हुआ करता था। उस समय उसकी इकोनॉमी कैसी थी, समाज कैसा था, एक एक डिटेल में जाएंगे। ऐसे जार निकोलस के बारे में डायरेक्ट नहीं आने के। जब 20वीं सेंचुरी की शुरुआत होती है तो हमें यह देखने को मिला, जो रशिया था वो कंप्लीटली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट था, कंप्लीटली मतलब बहुत ज्यादा लेवल पे। बात करूं तो लगभग आपका 85% पीपल, लोग जो काम करने लायक थे, जो काम कर सकते थे, खेती कर रहे थे। तो इसका मतलब इनिशियली जो आपको इकोनॉमी दिख रही है दैट वाज एग्रीकल्चरल बेस दिख रही है, एग्रीकल्चरिस्ट थे लोग, खेती किसान थे। 85% लोग जो अपना जीवन खेती से करते थे, जो कि पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा था। अरे इतना तो जर्मनी, फ्रांस कहीं नहीं हो रहा था जितना रशिया में अकेले किसान 85% लोग खेती कर रहे थे। फ्रांस और जर्मनी की बात कर लूं तो इट वाज अराउंड 40% एंड 50%, 40% एंड 50%। फ्रांस में जो लोग थे 40% कर रहे थे, जर्मनी में जो लोग थे वो 50% कर रहे थे। कंपेयर कीजिए रशिया और इसकी कंडीशन को, 85, 40 एंड 50 क्या है भाई साहब? फ्रांस, जर्मनी, समझिए उनसे लगभग दुगना दुगना सा कर रहे हैं। अब सीधी सी बात यह कि इतना कर रहे हैं तो इसका कर क्या रहे हैं? आप आगे पाओगे कि जितना ये खा सकते थे उन्होंने इन्हों खाया और बाकी का मार्केट में सप्लाई किया, सप्लाई करके पैसा कमाया, तो ये एक्सपोर्टर बन गए धीरे धीरे ग्रेन के। ऐसा यूरोप में सप्लाई कर रहे हैं भाई साहब, हवा देखिए आप इनकी। 85% लोग एग्रीकल्चरिस्ट हैं, वहीं फ्रांस और जर्मनी की बात करें तो 40-50 का रेशियो निकल के आता है। अंपायर्स में बात करें, जो थोड़ी बहुत भी आपको मार्केट में जो प्रोडक्शन दिख रही है वो कल्टीवेटर्स, जो किसान जो कर रहे हैं इन द अंपायर, कल्टीवेटर्स प्रोड्यूस फॉर द मार्केट एज वेल एज फॉर देयर ओन नीड्स, एंड रशिया वाज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन। यही मैंने आपको समझाया, अपने लिए जितना रखो रखो, एक्स्ट्रा सरप्लस को क्या कर दो, एक्स्ट्रा सरप्लस को मार्केट में सेल कर दो और पैसा कमा लो। इसी तरीके से आप क्या बन गए, एक्सपोर्टर बन गए भाई। आप तो अनाज की सप्लाई करने लगे मार्केट में, बहुत अच्छी बात है। तो क्या सिर्फ एग्रीकल्चर ही एग्रीकल्चर हो रहा है पूरे रशिया में, कुछ और नहीं है क्या? नो, कुछ और है बट माइनॉरिटी लेवल पे है। जो आपने स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर पढ़ा होगा, वहां पे एक चीज देखी होगी कि मेजर जो पीपल है वो एक्टिविटी जो थी पालमपुर की, दैट वाज ऑफ फार्मिंग ओनली, फार्मिंग करते थे। बट कितने, 75% पीपल लोग, तो 25% का क्या सो अदर एक्टिविटीज थे जिनमें डेयरी, ट्रांसपोर्टेशन, शॉपकीपर, ये सब था। सो यहां पर भी ऐसे हैं कि इंडस्ट्री तो थी
बट दे वर लिमिटेड। और ये भी कहां फिक्स थी? सिटी वाले एरिया में, शहरों में। गांव में कहां फैक्ट्री आ रही है? कहीं नहीं आ रही है। तो ये जो फैक्ट्री थी सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को, उन एरियाओं में थी। और यहां पर ज्यादातर जो काम करते थे वो क्राफ्टमैन करते थे, चटाई बुनाई करने वाले, कमजोर मतलब लेवल के जो वर्कर होते थे वो करते थे। ट्रेंड वर्कर नहीं थे, ट्रेंड वर्कर नहीं थे। सो शुरुआत का जो ज्यादातर काम आप पाओगे वो पाओगे क्राफ्टमैन के थ्रू। हालांकि बट लार्ज फैक्ट्रीज एक्सिस्टेड अलोंगसाइड विद द वर्कशॉप। इन जो क्राफ्ट्समैन जो वर्कशॉप में काम करते थे, इनके साथ साथ वहां बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां भी थी, बट वहां पे काम करने वाले लोगों की संख्या जो है वो कम थी, ट्रेंड वर्कर की कम थी, क्राफ्टमैन ही वो देख रहे थे। बट चेंज आएगा। मैनी फैक्ट्रीज वर सेटअप इन द 1890s। 1890s तक आते आते बहुत फैक्ट्री आ गई और रेलवे नेटवर्क भी बढ़ गया, क्योंकि भाई साहब ये तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की पहचान है, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ गई, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन और प्रमोट हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रमोट होने का मतलब ये कि जो 85% पीपल है वो शिफ्ट होंगे। अब कहां से? एग्रीकल्चर से इधर आएंगे, तो वर्कर का लेवल बढ़ेगा, यहां पे काम बढ़ेगा। तो रिजल्ट क्या हुआ? कोल प्रोडक्शन डबल होगी, पैसा है, रेल है भैया, और सप्लाई होगी। आयरन स्टील 4 गुना हो गया, बिल्कुल सही बात है। और 1900 तक आते आते क्या देखने को मिलता है? क्राफ्टमैन और जो अदर फैक्ट्री वर्कर्स है वो बराबर देखने को मिले। अरे लोग खेती छोड़ के आ जाएंगे भाई, यहां फिक्स तनख्वाह है, कोई टेंशन नहीं है, कोई मौसम नहीं, कोई खबर नहीं, कोई बारिश नहीं, कोई फसल नहीं, अपना जाइए काम कीजिए और चले आइए। तो ये सब देखने को मिलता है जब आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरी तरीके से होती है। ये यहां पर आपको इनकी सोसाइटी इकोनॉमी जो आपने देखने को मिल गई है। तो अगेन इंडस्ट्री में यहां फिर कुछ इशू थे कि नहीं थे? बिल्कुल थे भाई। गवर्नमेंट ये बात समझती थी, लोगों की एक चीज तो नजर आ रही थी, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, पुअर वेजेस, पुअर सैनिटेशन, पुअर बेसिक एमिनिटीज। तो सरकार ने बोला कि ठीक है, हम इसके लिए कार्रवाई करेंगे और हम जो एक जांचकर्ता बिठा देते, नजर रखेगा जो इन पे। अरे क्या रखेगा? मालिक जो एक्सप्लॉइट कर रहा है वो कितनी नजर रख लेगा? तो सरकार ने इंस्पेक्टर को रखा था। तो क्या है, सरकार ने सुपरवाइज किया लार्ज फैक्ट्री को कि भाई मिनिमम वेजेस सबको मिलेगा और सब कम लिमिटेड वर्क आवर होंगे सबके। बट फैक्ट्री इंस्पेक्टर इस बात में फेल रहे, वो रूल इस तरीके से बना ही नहीं पाए, इंप्लीमेंट ही नहीं हुए। जो क्राफ्ट यूनिट थी, क्राफ्ट वर्कशॉप थे, जो छोटे छोटे वर्कर थे, उनके काम धंधे की टाइमिंग 15 घंटे थी। फैक्ट्री में जो वर्कर थे उनकी 10 से 12 घंटे थी। क्या खाक करा इंस्पेक्टर ने? एकोमोडेशन की बात कर ले, वो भी अलग था। कहीं तो एक एक बेड पे 4-4 लोग सो रहे हैं, कहीं जमीन में सो रहे हैं, कहीं कोई सिंगल पैसे वाला है, कोई वर्कर अच्छी फैक्ट्री में काम करता है, सिंगल रूम में अपना एसी चला के ऐसा पीडब्ल्यू की क्लास देख रहा है, वो अपना आराम से जोगिंदर सर की क्लास देख रहा है, कह रहा है बढ़िया चल रहा है एकदम रशियन रेवोल्यूशन, ऐसा चल रहा है। तो एक की जिंदगी मौज में ऐसी चल रही है। तो बात करें वहां पर जो इंडस्ट्री थी, उनमें जो वर्कर थे उनका क्या हिसाब किताब था? अब हम बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे अंदर जा रहे हैं शहर के। हमने देखा इंडस्ट्री पहुंच गए, इंडस्ट्री में हम अंदर गए, वर्कर मिले, वर्करों से बात होती है। तो वर्कर से बात करते हैं, वर्कर से मैंने पूछा आप कहां से हो? बोलते मैं तो गांव से हूं। मैंने बोला ये तो शहर है, तो क्या हुआ? मैं तो गांव से हूं। तो कुछ का लिंक जो था वो विलेज से था जहां से वो आते हैं, जबकि कुछ से मेरी बात हुई, उन्होंने बोला हम तो पूरी तरीके से शहर पे क्योंकि हम यहीं रहते हैं। फिर मैं और कुछ वर्कर पे गया तो मैं बोला ये वर्कर जो आप देख रहे हो इनका क्या हिसाब है? बोला साहब मुझे पता नहीं, मेरी तो हाई स्किल है, मैं तो बहुत ऊपर क्लास का बंदा हूं, ये नीची क्लास के हैं। सो वर्कर्स वर डिवाइडेड बाय स्किल। वहां पे स्किल बेस्ड डिवाइड था। जिस काम को करने के लिए बहुत अच्छी स्किल चाहिए वो अपनी हवा में घूम रहा है ऐसे हट के, और जिसको कम स्किल चाहिए वो झुक के घूम रहा है ऐसे। वो वर्कर्स वर डिवाइडेड बाय स्किल। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो मेटल वर्कर थे, जो लार्ज इंडस्ट्री के वर्कर थे, वो अपने आप को अरिस्टोक्रेट जैसे महसूस करते थे वर्करों में। कहते थे हम तो पैसे वाले लोग हैं, हमारे काम को ज्यादा स्किल चाहिए, हमारी तनख्वाह ज्यादा है, तुम कौन है रे? तो दे वर कंसीडर अरिस्टोक्रेट देमसेल्फ अमंग अदर वर्कर्स। अपने वर्करों में ही डिवीजन है। देयर ऑक्यूपेशन डिमांडेड मोर ट्रेनिंग एंड स्किल। क्यों करते थे? बिकॉज देयर ऑक्यूपेशन डिमांडेड मोर ट्रेनिंग एंड मोर स्किल। आपके पास ट्रेनिंग है तो आप मेरे जैसे हैं, नहीं है तो आप जाइए दूर, गरीब कहेंगे। ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री में वर्करों में महिलाएं नहीं थी, पुरुष और महिलाओं का भी डिवीजन देखने को मिला, मैन भी थे। ये तो मैन की कहानी है। वुमेन की कहानी ऐसे है कि भाई साहब एक तो इनके बराबर जो इनकी सैलरी है, जो फीमेल की सैलरी होती थी वो क्या होती थी? वुमेन की सैलरी क्या होती थी बच्चों? लेस होती थी। 31% महिलाएं काम कर रही हैं, बट दे वर गेटिंग लेस देन मैन। और लीजिए डिवीजन, स्किल डिवीजन बेस्ड है, शहर और गांव का डिवीजन है, पुरुष और महिलाओं का डिवीजन है। याद रखना, डिवीजन क्या हो गया? मैन वुमेन हो गया, स्किल बेस्ड हो गया, रेजिडेंस बेस्ड हो गया, तुम गांव के हम शहर के, ये और बीमारी है। और यही डिवीजन आगे चल के चिंता की बात बनेगा जब लेनिन इस बात पे विरोध उठाएगा कि भाई इनमें क्या एकता है बताइए। मतलब लेनिन गांव के लोगों पे उठाएगा, बाकी के लोग इधर उठाएंगे, तो सब तमाम इधर उधर हो जाने वाला है। देखेंगे, वो भी आएंगे, देखेंगे। सो डिस्पाइट डिवीजन, ऐसा नहीं कि इन सब में बुराई बुराई थी, इनमें एक एकता की बात भी थी। क्या थी? जब कोई इंप्लॉय को इंप्लॉय निकाल देता तभी एकजुट हो जाते थे, स्ट्राइक करते थे। और इस प्रकार की स्ट्राइक 1896-97 में कई प्रकार की जो स्ट्राइक है वो आपको मेटल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में देखने को मिलेंगी। तो ऐसा नहीं है कि डिवीजन है, दुख सबको समझ में आता है। वर्कर तो वर्कर है, वो अपनी हवा है, वो अलग है। तो चलते हैं आगे।
डिविजन्स इन द कंट्री साइड। अब ये तो शहर के वर्करों में देख लिया आपने, फैक्ट्री क्राफ्ट्समैन इन वर्करों में, क्या गांव में भी कोई डिवीजन हो सकता है? हम चलते हैं रशिया के गांव में और पूछते हैं लोगों से, तो हम जब गांव पहुंचते हैं तो वहां पे पता चलता है कि जो बड़ी बड़ी संपत्तियों के जो मालिक है वो नोबल क्लास है, जो राजा के चापलूस है, क्लर्जी क्लास है, चर्च पीपल लोग हैं, और इनकी जो पावर है नोबल की, अगर आप वहम में आपको लगता है कि नोबल बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए इनके पास पावर है, तो यू आर रॉन्ग, आप गलत हैं भाई साहब। इनको इसलिए मिली हुई है बिकॉज ये अपनी सेवा देते हैं, चापलूसी करते हैं जार निकोलस सेकंड की, तो जार निकोलस सेकंड का हाथ बना हुआ है इनके ऊपर। इनको कोई पॉपुलैरिटी नहीं है, लोग पसंद नहीं करते, सिर्फ जार पसंद करता है, उसके लिए ये हजारों लोगों को परेशान कर रहे हैं। जार की जो संख्या है वो 1000 पे भारी है, समझ गए कि नहीं समझ गए? तो गांव में भी ये समस्या है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। रशिया में जो गांव के जो किसान थे वो ये चाहते थे कि जो नोबल्स के पास जमीन है, जो इनको चापलूसी करने के भरोसे जार ने दे रखी है, वो पीजेंट्स को वापस मिल जाए, किसानों को वापस मिल जाए। तो फ्रीक्वेंटली ये परेशान करते रहे नोबल्स को। क्या किया? कभी तो रेंट नहीं दे रहे, कभी ज्यादा कोई लैंडलॉर्ड बड़ा बन गया उसका हत्या कर दिया, ऐसा गला दबा के टुचक टुचक हत्या मार दिया, सो मर्डर करने लग गए। और 1902 में इस प्रकार के जो हादसे हैं वो बड़े लेवल पे होने लगे रशिया में। तो मतलब आप देखेंगे कि अब विरोध गांव में भी हो तो रहा ही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। रशियन जो पीजेंट थे दे वर डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन पीजेंट्स इन अनदर वे। एक वे तो आपने ये पढ़ा कि किसान यहां पर 85%, फर्स्ट वे तो आपने ये पढ़ लिया कि जो रशियन पीजेंट्स है बच्चों, जो रशियन पीजेंट्स है वो क्या कर रहा है, वो 85% क्या है, एग्रीकल्चरल है, एग्रीकल्चरिस्ट है, जो कि फ्रांस और जर्मनी में 40-50% है। तो डिफरेंस तो एक तो वहां पे चला गया बहुत बड़ा। दूसरा डिफरेंस क्या मिलता है कि भाई साहब एक इन्होंने चीज सीखी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। एक ऐसा आगे ये लोगों की अपनी जमीनें हैं सबकी, इन्होंने क्या करा, इन सबको कलेक्ट किया और उठा के एक बड़ी जमीन बन ली, मान लो ई बन गई। और इनका जो मुखिया होता था उस समय उसे मीर कहते थे। एक कॉमन पर्सन मान लो मीर है, वो क्या करता था, अच्छा एक ही फैमिली में 4 लोग हैं तो भाई इस हिसाब से जमीन बांटो, बी के जितने लोग हैं उस हिसाब से, मतलब जिसकी जैसी जरूरत उस हिसाब से जमीन बांट देते। अब ऐसा नहीं है कि पहले कितनी थी, हो सकता है ए के पास 1 बीघा हो तो उसके पास 4 बीघा हो जाए, बी के पास 1 बीघा हो जाए, सी के पास कुछ, मतलब इस तरीके से अपनी जमीन को इकट्ठा करो और फिर से रीडिस्ट्रीब्यूशन करवाओ, जो कि सोशलिज्म की एक पहचान है कि समाज में लोगों को आपस में मिलकर रहना चाहिए। ये वही कर रहे हैं। बट यहां पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने ये बात एग्जांपल सेट तो कर दिया कि हम जमीन को पूल करते हैं फिर देन रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बात यह है कि गांव के लोगों में भी बंटवारा है। कुछ तो गांव में ऐसे किसान थे जो दूसरों से अपने खेतों में काम कराते थे, रिच किसान, कुछ ऐसे गरीब किसान थे जो दूसरों के यहां काम करते थे। तो ट्रीटमेंट तो यहां पे भी है। अगर ऐसी बात थी तो अमीर कह देता कि भाई आप मेरे यहां काम मत करो, मेरा खेत आपको गिफ्ट में है, तब तो हम बात कह लेते सोशलिज्म की। गलत क्या है भाई, आप अमीर जमींदारी दिखा रहे हो, लोगों से काम करा रहे हो, और उसमें भी आपको पता है कि सिर्फ आपको अपनी फसल से मतलब है, उस गरीब किसान के सुख दुख से कोई नहीं है, उसे बुखार हो रहा है, आप कह रहे हो काम कर। तो भाई ये कैसा सोशलिज्म है? यही आगे आफत बनेगा, देखते जाओ। चलो सोशलिज्म रशिया में अब हम बात कर लेते हैं कि क्या सोशलिज्म वाकई है कि नहीं है। तो जो रशियन में वर्कर्स की पार्टी थी, जिसे हम रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी कह रहे हैं, ये 1898 में सोशलिस्ट ने फाउंड की थी मार्क्स के आइडियाज पर। मार्क्स का आइडिया वही कि लेबरों ने भाई प्राइवेट प्रॉपर्टी को निकाल फेंको और सब कुछ अपना चाहते हो तो ही भला होगा। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी थी, आप ध्यान रखिए, जार निकोलस ने 1914 से पहले इलीगल डिक्लेयर कर रखी थी। इसका मतलब ये पार्टी इलीगली वर्क कर रही थी, चोरी छुपे काम कर रही थी। इसने अपने न्यूज़पेपर पेपर सब निकाले, बट सब चोरी छुपे, ताकि स्ट्राइक और लोगों को मोबिलाइज कर सके। हम कहां स्ट्राइक करने वाले हैं, कैसे सूचना देंगे, चुप चुप के अखबार फोन ऐसा संपर्क देने का। छुप के क्यों? क्योंकि हम इलीगल हैं, हम बाहर करेंगे तो राजा हमें पकड़ लेगा, मार देगा। तो इस प्रकार सोशलिज्म की जो भावना है, लोगों को एकजुट करने की, लोगों को समझाने की, वो चल रही है। वर्कर पार्टी बनी हुई है, मार्क्स के आइडिया पे बनी हुई है। कुछ रशियन सोशलिस्ट ये मानते थे, दे फेल्ट दैट रशियन पीजेंट्स कस्टम ऑफ डिवाइडिंग लैंड पीरियडिकली मेड देम नेचुरल सोशलिस्ट। जब समाजवाद की बात हो रही थी, सोशलिज्म की बात हो रही थी, तो सोशलिस्ट ने बोला कि हम दोनों पक्षों को देखते हैं, शहर को भी देखिए और गांव को देखिए। गांव में आपको क्या मिला? लोगों को हमें सिखाना नहीं पड़ा, लोग आ रहे हैं, अपनी जमीन कलेक्ट कर रहे हैं, पूल कर रहे हैं, देन रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। वेरी गुड। शहर के लोगों को देखो, स्किल पे डिवीजन, महिलाएं पुरुष, कम सैलरी ज्यादा सैलरी, गांव से हूं शहर से हूं, इन्हें समझाना पड़ेगा। सो दे वर नेचुरल सोशलिस्ट। ये प्राकृतिक रूप से सोशलिज्म है इनके अंदर, ये सोशलिस्ट है, ये सोशलिस्ट है। तो सो पीसेंट्स नॉट वर्कर्स वुड बी द मेन फोर्स ऑफ द रिवॉल्यूशन। तो इस सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन की पहचान गांव के लोग होने चाहिए, गांव के लोगों को साथ चलते हैं, उनको आगे रखते हैं, वो लोगों को समझाएंगे। एंड द रशिया कुड बिकेम सोशलिस्ट मोर क्विकली, और रशिया जल्द समझ जाएगा। जनरली क्या होता है, लोग पढ़े लिखे को बोलते हैं तो समझ जाएगा, गांव का जो देसी किसान है जो कम पढ़ा लिखा है उसको समझाने में समय लगता है, पर यहां उल्टा है।
गांव का किसान समझ चुका है, शहर के लोगों को समझ में नहीं आ रही है। सो सोशलिस्ट जो है गांव की तरफ एक्टिव हो गए कि चलो गांव के लोगों को समझाते हैं, एंड इसीलिए उन्होंने एक पीजेंट्स की एक पार्टी बनाई जिसका नाम था सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी इन 1900। सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशनरी पार्टी वर्कर्स की है, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी पीजेंट्स की है। डिफरेंस याद रखना, डिफरेंस याद रखना। ऐसा टेंशन में आने का नहीं, मैं ऐसा थोड़ा फ्लो में पढ़ा रहा हूं, ऐसा थोड़ा एनर्जी के साथ पढ़ा रहा हूं, तुमको लग रहा है एग्रेसिव होकर पढ़ा रहे, सर को लग रहा है सर ही रशिया रिवॉल्यूशन लड़ रहे। मैं नहीं लड़ रही, मैं तुमको समझा रहा हूं, चलते हैं आगे की तरफ चलते हैं। सोशलिस्ट जो डेमोक्रेट्स है वो डिसएग्री करते हैं, वर्कर्स की पार्टी पीसेंट्स की पार्टी से डिसएग्री करती है। जो वर्कर्स की पार्टी थी शहर वाली, लेनिन कहता है पीसेंट्स को खा खाता है, अरे कुछ तो वहां पे गरीब है, कुछ वहां पे रिच है, कुछ अपने यहां लेबर की तरह काम कराते हैं, कुछ वहां पे कैपिटलिस्ट की तरह काम करते हैं। भाई साहब ये क्या है? तुम इनको कहते हो समाजवाद है, तुम कहते हो ये सोशलिस्ट है। कैसे सोशलिस्ट है? सिर्फ जमीन देने से सोशलिस्ट हो गए क्या? जमीन तो मैं भी दे दूंगा, सोशलिस्ट बन जाऊंगा क्या? मैं वहीं था इस समय जब लेनिन ने बात कही, आई वाज देयर, मैं वहीं था, बट मैंने रोका नहीं लेनिन को। मैं बोला ठीक बोल ऐसा। तो आप समझ गए कि अब वर्कर्स पार्टी और पीसेंट पार्टी के बीच में युद्ध हो रहा है। कह रहे भाई साहब ये क्या हो रहा है? आप कैसे कह सकते हो कि ये चेहरा बनेंगे? अरे हम यहां पर शहरों में लड़ रहे हैं, हम अपनी ऐसी तैसी करा रहे हैं यहां पर। हमें नहीं पता है कि सोशलिज्म कैसे फैलाया जाएगा, कैसे हम सोशलिस्ट बनेंगे, ये आप हमें समझाएंगे, आप हमें बताओगे। गांव के लोगों को आपने कह दिया सोशलिस्ट है, कैसे कह दिया भाई? अब सामने वाला डर रहा है, क्यों? क्योंकि अब यहां पे सोशलिस्ट बटेंगे। और ये जो लेनिन की पार्टी, इसमें भी अब अप्रोच में थोड़ा सा फर्क आएगा। जो रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी थी, जो वर्कर्स पार्टी थी, अब उसमें दो सोच हो गई। एक पर्सन वो जो बोल्शेविक टाइप के हो गए, एक पर्सन जो वो मेंशविक टाइप के हो गए। बोल्शेविक कौन है? बोल्शेविक का मुखिया था लेनिन, मेंशविक का मुखिया था मार्तोव। अब इन दोनों की सोच में फर्क क्या है? लेनिन कहता है कि पार्टी लिमिटेड होनी चाहिए, भीड़ भड़का मत रखो यार, क्या है तुम क्वांटिटी में विश्वास रखते हो, क्वालिटी होनी चाहिए। मार्तोव कहता है सोशलिज्म का मतलब है समाज सबके लिए ओपन होना चाहिए। ये छोटा छोटा क्या होता है, ये लिमिटेड क्या होता है? तू जार की भाषा काय को बोल रहा है? तो हम डिवाइड है। अब यहां पर सोच बट गई, मेंशविक और बोल्शेविक दोनों अलग हो गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, लेनिन क्या कहता है? बोल्शेविक ग्रुप का मुखिया है, ही कहता है ही थॉट अ रिप्रेसिव सोसाइटी। वो कहता है लाइक जार की तरह हमें एक पार्टी चाहिए, दैट शुड बी डिसिप्लिन होनी चाहिए, एंड दैट शुड बी कंट्रोल द नंबर एंड क्वालिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। लोग अच्छे हो कम हो सही है। मार्तोव क्या कहता है? ये क्या है? ही थॉट दैट द पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल। वो कह रहा है पार्टी ओपन होनी चाहिए। तो इस तरीके से पार्टी में बंटवारा यहां भी देखने को मिलता है। उम्मीद है कि आप लोगों को यहां तक समझ में आ रहा होगा। कोई डाउट है तो प्लीज बता दीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए बिना किसी देरी के आगे चलते हैं। तो टर्बुलेंट टाइम आता है, समय एक युद्ध, एक लड़ाई का, जब 1905 का रिवॉल्यूशन चलता है। तो उस समय मैं आपको बता दूं 1905 के समय के बाद पे राजा की चलती थी, जार निकोलस की, जो आप देख रहे हैं, किंग बोलते हैं हम यहां पर, चल रही है ऑटोक्रेसी थी, किसी एक शासक की चलती थी और वो जार के था। ठीक है, जार वॉज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट। जो जार जो राजा है उसके ऊपर कोई पार्लियामेंट नहीं था, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। सो लिबरल्स इन रशिया चाहते थे कि इसके ऊपर पार्लियामेंट बने, इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन लगे। तो सोशल डेमोक्रेट्स और सोशल रिवॉल्यूशनरी जो पार्टी थी, उन्होंने काम किया पीजेंट्स और वर्कर को एक साथ मिला के कि भाई एक रिवॉल्यूशन कर लेते ताकि एक संविधान ले लेंगे। आ जाओ साथ आ जाओ, अभी दोनों मिलकर काम करते हैं। सो दे वर सपोर्टेड बाय नेशनलिस्ट। बीच में कूद पड़े क्रांतिकारी, बोले हम भी तुम्हारे साथ हैं। लिबरल्स, रेडिकल्स, क्रांतिकारी सब एक हो गए। और साथ साथ जदीदिस्ट, ऐसे इस्लामी पीपल जो मॉडर्न इस्लाम की कामना करते थे, नए जमाने का इस्लाम होना चाहिए भाई साहब, आजाद विचार होने चाहिए। इस तरीके के जैदिस्ट मतलब मॉडर्न इस्लामिस्ट, जो इस्लाम को मॉडर्न फॉर्म की बात करते थे, वो सब अब एक हो गए। पूरा सोशल सोसाइटी एक हो चुका है। 1905 की बात कर रहे हैं, उससे एक साल पहले जाइए, वो कुछ अच्छा नहीं था वर्कर्स के लिए। रशियन वर्कर की स्थिति हवा टाइट थी 1904 में, इसीलिए 1905 में सब एक हो गए। उन्हें लगा कि अब लड़ाई करने का वक्त आ गया, चलिए एक साथ होते हैं। क्या प्रॉब्लम थी 1904 में? चीजों के दाम इतने महंगे होने लग गए। क्यों होने लग गए? क्योंकि आप एक बात समझिए कि अगर चीजों के दाम होंगे तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट आएगा गरीबों पर। और उसकी दो बातें हैं, अगर आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ रही है तो आपको ऐसा लगेगा मेरी तनख्वाह घट गई है। चीज का बढ़ना, तनख्वाह का सेम रहना, तो तनख्वाह घटी हुई लगेगी। और अगर चीज घट जाए और तनख्वाह बढ़ जाए तो आपको चीज बहुत सस्ती लगेगी। तो प्राइस ऑफ एसेंशियल गुड्स, जरूरी गुड्स, खाने पीने के सामान इतने बढ़ गए कि आपको तनख्वाह 20% से घटी हुई लगने लगी। जब 4 मेंबर्स रशियन वर्कर पार्टी के नौकरी से निकाल दिए गए एक आयरन फैक्ट्री पुटिलोव आयरन वर्क से, तो वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्शन की मांग हुई कि स्ट्राइक करेंगे। और वहां पर तुरंत स्ट्राइक शुरू होती है। और क्या होता है, कुछ ही दिनों में
1,10,000 वर्कर जो है सेंट पीटर्सबर्ग में चले जाते हैं स्ट्राइक करते करते कि भाई साहब ये क्या हो रहा है, हमें कम से कम काम करवाओ, हमें फिक्स सैलरी दो, हमें कंडीशन अच्छी करो। इस प्रकार की बातचीतें शुरू हो गई हैं। ये सब डिमांड करते करते पहुंच रहे हैं, पीटर्सबर्ग चले गए हैं। ये 1904 की बात है, जब वो पूरा ग्रुप, वर्करों का ग्रुप पहुंचता है कहां पर, भाई सेंटर में पहुंचेगा। और इस समय आपको पता हर ग्रुप का एक मुखिया था, लेनिन जैसे, मार्तोव जैसे। तो जो वर्कर का, पुतलोव आयरन वर्क से जो वर्कर निकाले गए, उनका जो मुखिया था वो था फादर गेपोन। वो पहुंचते विंटर पहले जहां जार का महल था, जहां जार रहता था। सो इट वॉज अटैक्ड बाय द पुलिस एंड द क्रॉसेक्स। लोगों पर हमला बोल दिया। जार ने बोला अरे रोक रहे इनको, काय को रखा रहे तेरे को। पुलिस ने हमला बोल दिया। 100 से ज्यादा वर्कर घायल होते हो, 100 से ज्यादा वर्कर मर गए, लगभग 100 लोग मर गए और 300 लोग घायल हो गए। इस बात को, इस इंसिडेंट्स को, जो दिन था वो संडे था, इसीलिए इसको जाना गया ब्लडी संडे। इतना लोगों का खून बहा, 100 से ज्यादा वर्कर मर जाते हैं, 300 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं, इसलिए इसको बोलता है ब्लडी संडे। अगर मंडे होता तो ब्लडी मंडे। ये इंसिडेंट जाना गया और इसी के बाद से जो है आप देखेंगे 1905 का रिवॉल्यूशन, दैट बिकेम नोन एज 1905 रिवॉल्यूशन, यही नाम से पड़ता है। लोगों में गुस्सा आ गया, इसलिए लोग अब एकजुट हो गए और बात चल रही है, वहीं से कहानी अब शुरू होती है। समझ में आ गया? चलिए, वहां से कहानी शुरू होती है। तो ये पहुंच गए जार निकोलस के बाद, धूम धड़ाका होने वाला है, ये बात होती है। स्ट्राइक पूरे शहर में हो रही है, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, लेबर आ जाओ, वर्कर आ जाओ, लॉयर आ जाओ, टीचर आ जाओ, स्टूडेंट आ जाओ, सब आ गए। बड़ी बड़ी यूनियन बनने लग गई, सबकी यूनियन, स्टूडेंट यूनियन, डॉक्टर यूनियन, इंजीनियर यूनियन, सबकी यूनियन हो गई। एंड क्या मांग रहे थे सब? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए। राजा का डंडा चलाए, भाई साहब हमारा भी चलेगा, अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए, हमें राजा नहीं मानने, हमें इस राजा का बाजा बजाना है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए। इस प्रकार की जो डिमांड हो रही है। 1905 रिवॉल्यूशन जब शुरू होता है, 1905, क्योंकि ब्लडी संडे के बाद 1905 था, 1904 में आपने देख लिया हड़ताल होती है, लोग निकाल दिए जाते हैं, इसलिए हड़ताल होती है, लोग रिवॉल्यूशन करते हैं। जार ने मान लिया, बधाई हो, जार ने बोल दिया कि ठीक है, एक पार्लियामेंट डूमा में बना दूंगा। लोगों को लॉलीपॉप दे दी, जार ने डूमा बना दूंगा। और बोलो क्या करोगे? बना देगा, ठीक है। जार ने डूमा पार्लियामेंट बनाया, पर पहले 75 दिन में उसे डिसमिस कर दिया। फिर से एक और बनाया, उसे 3 महीने में डिसमिस कर दिया। लोग कह रहे पागल हो गया है क्या? पागल हो गया है। दूसरे डिसमिस करने के पीछे कारण यह था कि वो अपने लोग चाहता था, कंजर्वेटिव सोच के लोग चाहता था, बिकॉज ही डिड नॉट वांट एनी क्वेश्चनिंग ऑफ हिज अथॉरिटी। वो चाहता नहीं था कि डूमा बूमा वाले इस पे क्वेश्चन करे, उसे रोके टोके। उसके लिए जरूरी था कि ऐसे लोग वहां पे आए जो उसके जैसे हो, जो उसकी सुनते हो। सो दैट इज व्हाई ही चेंज द वोटिंग लॉज। उसने वोटिंग अधिकार बदल दिए, आम आदमी को वोटिंग अधिकार नहीं है। और थर्ड डूमा में कंजर्वेटिव लोग बिठा दिए, अपने नेता बिठा दिए, और लिबरल्स और रेडिकल्स और रिवॉल्यूशनरीज ऐसे लोगों को बाहर रखा, जो खुली सोच के थे उनको बाहर कर दिया। बाहर कर दिया, समझते जाइएगा, बाहर कर दिया। ठीक है, बाहर कर दिया है, अभी लड़ाई बाकी है। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम था, 1914 की बात थी, और जो रशियन इंपायर का उसके साथ कनेक्शन रहा वो सुन लीजिए। 1914 में जब शुरुआत में वॉर हुआ बिटवीन द गेट एंड एफबीआर, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया। इस समय शुरुआती बार में जार निकोलस को अच्छी खासी सपोर्ट मिल रही थी रशिया की टीम से, रशिया के लोगों से। तो जब लड़ाई हुई तो भाई साहब इनिशियली रशिया को बहुत सपोर्ट मिला, पीपल सपोर्टेड जार निकोलस कि चलिए हम इसकी सपोर्ट करते हैं, ये हमारी करेगा। बट जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, जार ने बोला अरे यार इनसे कौन डिसीजन लेगा, फिर लड़ाई करने आओ, फिर इनसे पूछू क्या बंदूक चलानी है, क्या गोली चलानी है, इसको मारू उसको मारू, चल ले बाढ़ में जा। डूमा को जो उसने उठा के सस्पेंड कर दिया, उसके बाद क्या कर दिया कि भाई डूमा से मतलब पूछना ही बंद कर दिया था उसने। डूमा हुआ सब गायब, बाढ़ में जाओ। इसीलिए लोगों ने जो उसको सपोर्ट करना बंद कर दिया, तू हमारे काम का नहीं, हम तेरे काम के नहीं, सीधी सी बात है। सपोर्ट खत्म होती नजर आती है। एंटी जर्मन सेंटीमेंट्स लोगों में आने लग गए कि भाई साहब जर्मनी के हम खिलाफ है, जर्मनी का ये राजा इसके खिलाफ है, इसकी वाइफ जर्मनी की है इसके खिलाफ है। जो भी नाम जर्मनी से है, जैसे सेंट पीटर्सबर्ग नाम जर्मनी का था, उठा के उसका नाम पेट्रोग्रेड कर दिया गया। तो क्वेश्चन यहां भी समझ लीजिए, पेट्रोग्रेड जो है वो न्यू नेम है कहां का? सेंट पीटर्सबर्ग का। सेंट पीटर्सबर्ग जो है वो ओल्ड नेम है किसका? पेट्रोग्रेड का। जार की वाइफ से नफरत, उसके चापलूस लोगों से नफरत होनी शुरू हो गई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की लड़ाई भी बड़े एक अलग तरीके से लड़ी जा रही थी। यहां पे लड़ाई ईस्ट वेस्ट दोनों साइड से लड़ी जा रही थी, इधर जर्मनी, इधर ऐसा रशिया। ईस्ट और वेस्ट फ्रंट दोनों पे लड़ाई लड़ी जा रही है। ईस्ट में जो आर्मी है वो अलग तरीके से लड़ रही है,
वेस्ट में जो आर्मी वो अलग तरीके से लड़ रही है। वेस्ट की बात करें तो आर्मी जो है वो गड्ढे बना बना के, ट्रेंचेस मतलब गड्ढे, जैसे आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, वो ऐसे ऐसे चलती है ना, ऐसे ऐसे करके नाली सी बना के ऐसे बीच में मिट्टी के से चल रही थी। वहीं अगर बात कर ले ईस्ट की, तो वहां पर जो है उन्हें एक अच्छी खासी प्लेन एरिया पे चलना पड़ रहा था, तो वहां ज्यादा वो आमने सामने थे। तो इस प्रकार जो है दो तरफ से लड़ाई चल रही थी। बट ठीक है, रशियन आर्मी इस युद्ध को हार गई। शुरुआत में इस युद्ध को हारती है। रशियन आर्मी लॉस्ट बैटल इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया बिटवीन 1914 एंड 1916। 70 लाख लोग मारे गए, बड़ी नुकसान हुआ। लोगों ने बोला इसके लिए यही जिम्मेदार है। कौन? जार निकोलस। जब सेना वापस लौटने लगी, सेना ने बोला क्रॉप तोड़ दो, कहीं ऐसा ना हो कि वो वापस आ जाए जर्मनी वाले और फसल खा खा के हमको यहां मारे। बिल्डिंग टेंशन खत्म कर दो, कहीं हमको गोली वहां से बैठ के चलाएं। ये सब कर दिया। क्यों? टू प्रिवेंट द आर्मी फ्रॉम बीइंग एबल टू लिव ऑफ द लैंड, वहां तक आना जाए। सो इन क्रॉपों का खत्म होना है, बिल्डिंग का टूटना, 30 लाख लोगों का रेफ्यूजी के मतलब तरीके से जाना, घर भर बेघर हो जाना, ये सब सिचुएशन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया इसकी जार की सरकार को। जार की सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। अब इन युद्धों का या इन सब चीजों का क्या फर्क पड़ा इंडस्ट्री पर, वर्ल्ड वॉर का क्या इंपैक्ट पड़ता है? सो भाई साहब, हम सभी जानते हैं कि रशिया में एग्रीकल्चर ज्यादा था, इंडस्ट्री कम थी। तो रशिया की जो इंडस्ट्रीज है वो देवर फ्यू इन नंबर एंड द कंट्री वाज कट ऑफ फ्रॉम द अदर सप्लायर एज वेल। जर्मनी से जो सप्लाई थी वो बंद, जर्मनी साइड से जो सप्लाई थी, क्योंकि उधर जो एक बाल्टिक सी था, जो जर्मनी और रशिया के बीच में जो बाल्टिक सी है, इस पर जर्मनी ने कब्जा कर लिया। जर्मनी बोला इधर से सप्लाई नहीं होने देंगे। 1960 तक रेलवे की पटरियां वो सब टूटने लगी। काम करने के लिए जितने लोग गए थे उतने 70 लाख लोग मरे भी तो हैं। तो जो काम करने वाले लोग थे उनको उठा उठा के आप बॉर्डर पे ले गए, वहां जाके वो लोग मर गए। यहां पर खेती करने वाले लोग घट गए, खेती फसल खराब, भूखमरी हो गई। जो खाना उगता था, जो हम 85% लोग में से अगर मान लो कुछ ज्यादा भी चले गए, तो जितने बचे वो सब खाना जो उगा रहे हैं, यहां तो छोड़ो, जार बोलता है बॉर्डर पे हमको देके जाओ, हमें फौजी लड़वाने हैं। सो ये सब खाना पीना सब स्केर्स होने लगा। सिटी में प्रॉब्लम, लोगों को खाने की प्रॉब्लम, आटे की प्रॉब्लम सब हो गई। और विंटर तक आते आते जो दंगे जो हैं वो ब्रेड के लिए भी बहुत आम हो गए देखने कि लोग अब बहुत लड़ाई लड़ रहे हैं। भूखमरी भी जो है देखने को मिल रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। पेट्रोग्रेड मतलब पीटर्सबर्ग। लोगों ने आंदोलन छेड़ते हैं। 1917 की बात है, अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जारी है। रोटी खाना उगा उगा के फौजियों को दे रहे हैं, वो भी बाकी है, सब कुछ चल रहा है। सो विंटर की बात है, सर्दियों की बात है। स्थिति आप समझ सकते हो, रशिया जैसे देश में सर्दी ठंड की पड़ती है, बहुत मुश्किल। इन द कंडीशन इन द कैपिटल वाज वेरी ग्रीन, बहुत टफ कंडीशन थी। यहां पर एक नदी है जिसका नाम है नेवा, जैसे बीच में बह रही है, ये नेवा नदी है। इसके ये साइड है आपकी लेफ्ट साइड, नदी के हिसाब से सोचो ऐसा, और एक ये राइट साइड, मतलब मान लो ऐसे मैंने लिख दिया है नदी ऐसे। अच्छा चलो हम इस अपनी डायरेक्शन में कर लेते हैं, कोई बात नहीं। नेवा नदी है, ये इसका क्या है, राइट है, और ये इसका क्या है, लेफ्ट है। ठीक है, मैं अपना ही बता रहा हूं, मतलब अपने तरीके से बता रहा हूं जैसे बह रही है। सो इसके यहां पर जो लेफ्ट में आप देखोगे, यहां पर सरकारी बिल्डिंग, फैशनेबल ऑफिस, ये सब राजा का महल, ये सब था इस तरफ। और इस तरफ जो कुछ राइट है, बट यहां कुछ राइट नहीं है। यहां वर्कर्स के सारे इश्यूज थे, वर्करों के क्वार्टर, वर्करों के डॉर्मेट्रीज वगैरह वो सब। तो जो उल्टा है वहां सब सही है, जो राइट है वो राइट नहीं है। तो नेवा नदी के राइट साइड जो है वो राजा के लेफ्ट साइड राजा के महल, उसके जो खाने पीने के सामान, बड़े बड़े बिल्डिंग, मॉल, सब कुछ इस तरफ था। और इधर पार्लियामेंट भी था, डूमा भी इधर ही थी। और उस तरफ जो है वो सारी समस्याएं थी, उस तरफ सारी समस्याएं थी। अब 22 फरवरी 1917 को क्या होता है, देश में जो है एक हड़ताल, लॉकआउट हड़ताल हो जाती। क्यों हो जाती है? क्योंकि वहां पे जो है वो ताला बंद कर देता है एक मालिक। तो उसके सिंपैथी में जब लोग निकाले गए, तो लोगों ने 50 फैक्ट्रियों के लोगों ने भी हड़ताल कर दी। बहुत सारी फैक्ट्रियों में आप महिलाएं भी देखोगे कि वो उन्होंने भी आंदोलन करा है। इसीलिए उस समय 1917 में बोला गया ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे है। महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, महिलाओं का अधिकार है, तो यहां से इंटरनेशनल वुमेन्स डे है। डेमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर जो थे, जो आंदोलन करने वाले वर्कर थे, वो फैक्ट्री अपनी क्रॉस करके, नेवा नदी क्रॉस करके पहुंच गए लेफ्ट साइड राजा वाली एरिया में। पहुंचते कहां पर, कैपिटल जो थी राजा की, नेवस्की प्रोस्पेक्ट में पहुंच गए। अब देखना, पुलिस वहां पर है, सब कुछ वहां पर है। अब होगा धूम धड़ाका। कैसा होगा देखिए। एज द फैशनेबल क्वार्टर्स एंड ऑफिस बिल्डिंग वर सराउंडेड बाय द वर्कर्स, गवर्नमेंट इंपोज्ड द कर्फ्यू। जैसे उन्होंने बड़े बड़े बिल्डिंग, अच्छे अच्छे मॉल घेरने शुरू किए, राजा ने, सरकार ने बोला भाई साहब कर्फ्यू लगा दो। कोई भी 4 जनों से ज्यादा अगर इकट्ठा आदमी यहां पर नजर आया, ठोको, मारो। डेमोन्स्ट्रेटर्स को डिस्पर्स कर दिया गया, कर्फ्यू लगा के तुम भागो यहां से। वो वापस भी आ गए। 24-25 को वो लोग जो वो वापस आ जाते कि ठीक है भाई, राजा ने नहीं मानी, मतलब कि डिस्पर्स हो गए। 24-25 को वापस चले जाते कि राजा ने नहीं मानी, तो वहां चल रहे हैं।
नेवेस्की प्रोस्पेक्ट। अब राज्य सरकार ने जो फिर से घोड़े वाले पुलिस सब बुला ली। संडे को 25 फरवरी को सरकार ने, जो गवर्नमेंट थी दैट सस्पेंडेड द ड्यूमा, उसने बोला लोग नहीं मान रहे, सस्पेंड कर दो पार्लियामेंट को, हटा दो। डेमोन्स्ट्रेटर जो है वो वापस फिर आ जाते हैं, मतलब आना जाना लग रहा है वापस। 27 को जो है 27 को पुलिस हेडक्वार्टर वर्ड अटैक्ड बाय द पीपल, और उन्होंने स्लोगन क्या दिए, अबाउट ब्रेड, वेजेस, बेटर आवर्स एंड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, अच्छा खाना, अच्छी ब्रेड, अच्छी तनख्वाह, ये उनके नारे थे। आके वो सिटी में लड़ रहे हैं। सरकार ने बहुत कोशिश करी लोगों को कंट्रोल किया जाए, घुड़सवार पुलिस बुलाई, सब कुछ बुलाया, पर इस बार पुलिस भी परेशान हो गई। वो कह रहे हैं हम काहे को लड़ रहे हैं, ये हमारे जैसे किसान जैसे लोग हैं, हम भी तो अल्टीमेटली हैं कौन, किसान है, हमें तो फौज में जबरदस्ती भर्ती कर दिया इन्होंने। तो जब सरकार ने बोला गोली चला, बोला नहीं चलाऊंगा, बोला गोली चला, तो एक अधिकारी ने क्या किया, एक फौजी ने अपने अधिकारी पर गोली चला दी, और वहां से होता है सेना का बगावत। तो हाउएवर द कैवलरी रिफ्यूज टू फायर ऑन द डेमोन्स्ट्रेटर, उन्होंने बोला मैं लोग पे गोली नहीं चलाऊंगा। एक ऑफिसर ने अपने रेजिमेंट के ऑफिसर पर गोली चला दी, और उसके बाद जाकर दे वोटिंग टू ज्वाइन द स्ट्राइकिंग वर्कर्स, और वो जाकर वर्कर को ज्वाइन कर लिया आर्मी ऑफिसर ने। शाम तक आते आते सोल्जर और जो वर्कर थे वो सब इकट्ठे हो गए, और उन्होंने बनाई एक सोवियत किसकी बनी, आर्मी सोल्जर्स एंड वर्कर्स की, आर्मी सोल्जर्स एंड वर्कर्स की। और उन्होंने बैठक करी भाई साहब कहां, सेम डूमा में। अब आजा राजा, क्योंकि फौजियों के पास बंदूक है, बुला किसको बुलाएगा। यह बनी थी पेट्रोग्रेड सोवियत मतलब काउंसिल, एक ऐसी एसोसिएशन जो कि मीटिंग होती है जिसकी पेट्रोग्रेड में, इसलिए इसका नाम मिला पेट्रोग्रेड सोवियत। यह सोवियत किसकी थी, आर्मी पीपल की एंड जो है वर्कर्स की। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहां तक लड़ाई राजा के खिलाफ छिड़ चुकी है। अगले ही दिन एक डेलीगेशन, मतलब कुछ लोगों का टीम जाती है मिलने राजा साहब, जार भाई साहब क्या कर रहे हो आप, समझिए नजारा समझिए, और उसे बोलते हैं कि भाई साहब आप सीट गद्दी छोड़ दो। जार ने उनकी बात मान ली और 2 तारीख को गद्दी छोड़ दी। सोवियत जो लीडर्स थे एंड जो डूमा लीडर्स थे, जो वर्कर थे, जो बाकी पार्टी के लोग थे, जो डूमा के लोग थे, डूमा लीडर्स जो थे, जो पहले से बने हुए थे, उन्होंने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बना ली। मतलब आर्मी वर्कर और उन सब ने, आर्मी और वर्कर ने मिलकर, और जो पहले से डूमा के जो लोग थे उन्होंने मिलकर कच्ची सरकार बना ली। फरवरी 1917 की वजह से ही जो रिवॉल्यूशन हुआ फरवरी 1917 में, इसमें जो मोनार्की अपनी जगह से हार जाता है, राजा 2 मार्च को जगह छोड़ देता है। तो इसका मतलब अब सरकार प्रोविजनल गवर्नमेंट आ चुकी है। प्रोविजनल गवर्नमेंट है, डूमा के जो पहले लीडर्स थे वो लोग जो चुने गए थे, इलेक्टेड जो राजा ने कर रखे थे वो वैसे वाले, और जो आर्मी ऑफिसर और वर्कर, अब प्रोविजनल सरकार बन गई है। राजा आउट हो चुका है। तो आके बैठते हैं मीटिंग में कि भाई साहब क्या कहते हैं, क्या आपका सवाल है, क्या आपका जवाब है, बात करते हैं। फरवरी निकल गई है, 1917 ईयर चल रहा है। जो आर्मी ऑफिसर थे, जो बड़े बड़े जमींदार थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो सब तो इसी में थे, और दे वर वेरी इन्फ्लुएंशियल इन द प्रोविजनल गवर्नमेंट, मतलब प्रोविजनल गवर्नमेंट में उनकी चलती थी। उन्होंने बोला जो मीटिंग, पब्लिक मीटिंग राजा नहीं होने देता था, जो एसोसिएशन हम नहीं बना सकते थे, उसे हटाओ पहले तो, अब कोई एसोसिएशन बनाओ, कुछ भी करो, इतनी आजादी दे दो। सोवियत जो थी, जैसे कि पेट्रोग्रेड सोवियत जो है, वो हर जगह सेटअप की गई, मतलब आर्मी वाले, लेबर वर्कर जो कलेक्ट होना चाहे आपस में मिले और एक काउंसिल बनाए। बट प्रॉब्लम क्या थी, दो नो कॉमन सिस्टम ऑफ इलेक्शन वॉज फॉलोड। कई इलेक्शन का तो ऐसा था नहीं कि भाई इतने परसेंट यहां से इंडस्ट्रीज आने चाहिए, इतने आर्मी पर्सन होने चाहिए, इतने वर्कर होने चाहिए, जिसका जैसा मन करे, जितने लोग आने चाहिए आ जाओ। तो कोई सिस्टम कॉमन नहीं था, तो यहां पर यह गड़बड़ी का एक शासन बनता है। अब क्या हुआ था, लेनिन को जार ने बाहर निकाल रखा था। जार ने उसको पहले से ही बाहर कर दिया था कि भाई साहब तुम तो जाओ एग्जाइल, ऐसा बाहर। 1917 तक जब लेनिन को ऐसा पता चला कि जब सब कुछ हट गया, प्रोविजनल गवर्नमेंट ने लेनिन को रिहा करके अपना ऐसा आ गया लेनिन। 1917 में लेनिन आता है रशिया, और आते के साथ ही अपनी 3 बातें कहता है जिन्हें हम अप्रैल थीसिस के नाम से जानते हैं। उसने बोला पहले तो ये वर्ल्ड वॉर खत्म करो भाई, अपने को लड़ाई नहीं लड़नी, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को खत्म करो, जमीनों को पीजेंट्स को दे दो, जो किसानों की जमीन है, और जितने बैंक्स और इंडस्ट्रीज है उन सबको नेशनलाइज्ड कर दो, मतलब उन्हें गवर्नमेंट के अंडर ले लो। प्राइवेट जो कैपिटलिस्ट लोग हैं हटाओ, इंडस्ट्रियल लोग हैं हटाओ, इनके पास नहीं रहने चाहिए, सब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। सो इन डिमांड्स को, इन 3 डिमांड्स को उसने अप्रैल थीसिस दिया। फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी 2 महीने बाद तक आप पहुंच चुके हैं। अप्रैल में लेनिन ने डिमांड की है, तो इसे अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं आगे। बोल्शेविक पार्टी, ऑब्वियसली लेनिन की पार्टी, उसने बोला मैं कुछ नए चेंज के साथ आया हूं इस बार, नए चेंज, तो मेरी पार्टी का नाम भी नया होगा, और मेरी पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिटी की पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, और मेरे नए एम्स है, रेडिकल्स एम्स, बड़े बड़े बदलाव। So most other in the Bolshevik party were initially surprised by the April thesis। जो बोल्शेविक पार्टी में जो अन्य छोटी छोटी पार्टियां थी, जिनसे बोल्शेविक पार्टी एक बड़ी पार्टी बनी थी, जो उसके सपोर्टर थे, बोले यार अप्रैल थीसिस काय को मांग रहा है तू, सब सही तो चल रहा है, प्रोविजनल गवर्नमेंट बन चुकी है, फाइनल हम इलेक्शन करके बना लेंगे, तेरे को काय के टेंशन है। तो दे थॉट दैट
द टाइम वॉज नॉट येट ट्राइब्स, अभी सही समय नहीं है कि सोशलिस्ट रेवोल्यूशन दोबारा हो, प्रोविजनल गवर्नमेंट को हटाया जाए, वो सही है, प्रोविजनल गवर्नमेंट को सपोर्ट करो, अपना ठीक चल रहा है. बट द डेवलपमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ चेंज देयर ओपिनियन. ठीक है, अब क्या हुआ? चेंज देयर ओपिनियन. यहां पर है बच्चों, एज द वर्कर्स मूवमेंट, जैसे जैसे वर्कर्स का मूवमेंट स्प्रेड होता गया, एज द वर्कर्स मूवमेंट स्प्रेड, है ना, इन समर, तो अप्रैल चल रहा है, मतलब समर तो चल ही रहे. अब इन इंडस्ट्रियल एरियाज फैक्ट्री कमिटीज वर फॉर्म्ड व्हिच बिगेन क्वेश्चनिंग द वे ऑफ इंडस्ट्रीज रन देयर फैक्ट्रीज. अब जैसे जैसे आंदोलन बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे समर आता जा रहा है, लोगों ने पूछना शुरू किया, वर्कर्स ने पूछना शुरू किया कि भाई आखिर आप अपनी फैक्ट्री को कैसे रन कर रहे हो, हमसे कुछ पूछा यार, हमारी स्थिति नहीं सुधर रही है, हमारे वेजेस नहीं बढ़े, हमारे आवर्स नहीं कम हुए, कुछ नहीं हुआ. तो इसलिए बहुत सारी ट्रेड यूनियन बननी शुरू हो गई, बहुत सारी ट्रेड यूनियन बननी शुरू हुई. लोगों ने यूनियन ऑफ यूनियन, जैसे अभी हमने देखा था, वो बननी शुरू हुई. बहुत सारी सोल्जर्स ने कमेटी बनानी शुरू कर दी जहां जहां सेना थी. और जो प्रोविजनल, एज द प्रोविजनल गवर्नमेंट सॉ इट्स पावर रिड्यूस, जब ये सब क्वेश्चनिंग करने लगी सरकार पर कि आप क्या कर रहे हैं, तो जब प्रोविजनल गवर्नमेंट को डर लगा कि यार हमारी तो कोई पावर कम तो नहीं हो रही, तो जो लेनिन है, बोल्शेविक पार्टी है, उनको ये तो पता चल गया कि भाई बोल्शेविक चल रही है, अब बोल्शेविक की जो सपोर्टर है वो बढ़ रहे हैं. तो उन्होंने क्या डिसाइड किया? डिसाइडेड टू टेक स्टर्न, मतलब टफ या फिर स्ट्रॉन्ग मेजर्स, कड़े स्टेप्स उठाए बोल्शेविक पार्टी के खिलाफ, या फिर जिन लोग जो इस तरीके की उनके खिलाफ जा रहे थे, स्प्रेडिंग डिस्कंट, मतलब उनके विश्वास कर रहे थे, उनके बात सपोर्ट की नहीं कर रहे थे. सो उन्होंने रेसिस्ट किया. इट स्टॉप्ड अटेम्प्ट बाय वर्कर टू रन फैक्ट्रीज एंड बिगेन अरेस्टिंग लीडर्स. अब उन्होंने नेताओं को पकड़ना शुरू कर दिया, फैक्ट्री बंद करनी शुरू कर दी. एंड पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशन स्टेज बाय द बोल्शेविक वर्क इन 1917 वर स्टर्नली रिप्रेस्ड. और जो बोल्शेविक पार्टी जुलाई 17 में गर्मियों में जो आंदोलन कर रही थी, जो प्रोटेस्ट कर रही थी, उसको दबाने लगे अब ये प्रोविजनल गवर्नमेंट वाले. गांव की बात करें तो पीजेंट्स और जो सोशल रिवॉल्यूशनरी लीडर्स थे, उन्होंने बोला भाई रीडिस्ट्रीब्यूशन करो जमीन का, जो हमारी ओरिजिनल मांग थी, नोबल से उठाओ जमीन दो. अब शहर में बोल्शेविक खतरे में, बोल्शेविक ने आंदोलन कर दिया, गांव में इन्होंने आंदोलन कर दिया. तो अब समझ लीजिए, अब धीरे धीरे जब अप्रैल से बढ़ते गए तो पहुंचता है अक्टूबर. जैसे जैसे प्रोविजनल गवर्नमेंट और बोल्शेविक बीच में जो है लड़ाई बढ़ने लगी, लेनिन को यह पक्का विश्वास हो गया था कि प्रोविजनल गवर्नमेंट हम पे अब जो है डिक्टेटरशिप चलाने वाली है, क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन, हमारे प्रोटेस्ट को दबाया जा रहा है, हमारी सुनी नहीं जा रही है. तो उसने बोला कि भाई साहब ये डिक्टेटर बनने वाले हैं. तो बोल्शेविक ने बोला आ जाओ मेरे सपोर्टरों, हम एक समय अब आ गया है कि एक समय हम एकजुट हो जाएं. तो बोल्शेविक सपोर्टर्स इन द आर्मी, जो आर्मी में उसके सपोर्टर थे, जो सोवियत में उसके सपोर्टर थे, जो फैक्ट्री में वर्कर उसके सपोर्टेड थे, सब एक साथ, लेबर वर्कर सब एक हो गए. बोल्शेविक का अब आंदोलन थोड़ा बड़ा होने वाला है. 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्रेड सोवियत को बोला, उन्हें मनाया क्या? एंड द बोल्शेविक पार्टी टू एग्री टू अ सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर. उन्होंने बोला इस पावर पर प्रोविजनल गवर्नमेंट का अधिकार नहीं है, इस पर हमारा अधिकार होना चाहिए, बोल्शेविक सोशलिस्ट लोगों का अधिकार होना चाहिए. क्योंकि ये जो पार्टी बनी है, ये जब बनी थी, जब जल्दबाजी में, जब मैं नहीं था, जब सब लोगों की इच्छाएं नहीं थी, इन्होंने अपनी मर्जी से, इंडस्ट्रियलिस्ट पैसे वाले लोगों ने बना ली है. अब हमारी सरकार होनी चाहिए, इनसे तो हम ज्यादा डेमोक्रेटिक हैं, क्योंकि हमारे में सोशलिस्ट लोग हैं, हमारे में वर्कर्स हैं, हमारे में इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हमारे में आर्मी पीपल हैं, तो वी आर मोर डेमोक्रेटिक देन इस पार्टी के. सो मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी बनाई गई. लेनिन ने सबसे पहले एक सेना कमेटी बनाई, मैंने मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी, कि भाई साहब उसमें आर्मी के लोग कर दिए, और उसका एक मुखिया चुना जिसका नाम था लियोन ट्रोट्स्की. इसका जिम्मा था कि आपको अब अपनी प्लानिंग आगे करनी है, इस पावर को सीज करना है, प्रोविजनल गवर्नमेंट को हटाना है और सब कुछ अपने कब्जे में लेना है. तो ध्यान से सुनना, ये ऑर्डर दे रहा है लेनिन, ऑर्डर दे रहा है भाई साहब. 24 अक्टूबर को युद्ध शुरू होता है, हमला शुरू होता है. इस हमले की खबर जैसे ही प्रधानमंत्री प्रोविजनल गवर्नमेंट के केरेंस्की को पता चलती है, वो शहर छोड़ के जाता है अपने लोगों के पास, अपनी सेना के पास, उनको ऑर्डर देने. तो सुबह तक आते आते आप देखेंगे मिलिट्री जो मैन थे, जो इस सरकार के चापलूस थे, उन्होंने क्या करा, बोल्शेविक पार्टी के 2 बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को कवरे में ले लिया, मतलब कवर कर लिया. और सेना को भेजा गया कि भाई टेलीफोन और टेलीग्राफ के जो ऑफिस हैं उनको बचाओ, विंटर पैलेस को बचाओ, राजा के महल को बचाओ. इसी जल्दबाजी के डिसीजन में मिलिट्री रिवोल्यूशन कमेटी जो थी ट्रोट्स्की की, उसने भी अपने लोगों को बोल दिया कि जाके सरकारी ऑफिस और मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लो, जाओ डूमा पे हमला कर दो. लड़ाई दोनों तरफ हो चुकी है, केरेंस्की वर्सेस ट्रोट्स्की हो चुका है.
केरेंस्की वर्सेस ट्रॉट्स्की हो चुका है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। शाम तक आते आते आर्मी किसके सपोर्ट में थी? बोल्शेविक के सपोर्ट में। वो जाके ले आए औरा जहाज नेवा में ऐसे टबाते टबाते आए, देखा अच्छा लेफ्ट की तरफ राजा के महल है, लेफ्ट की तरफ ऑफिस है, गोला मारो फेंक के। तो उन्होंने जो है राजा के महल पर जो है गोले फेंकने शुरू कर दिए। सिटी वॉज अंडर कमिटी कंट्रोल, तो सिटी होगी भैया आर्मी के कंट्रोल में पूरी तरीके से उस समय तक, और सभी मिनिस्टरों ने सरेंडर कर दिया। और दिसंबर तक आते आते बोल्शेविक पार्टी की जय हो। पेट्रोग्रेड एरिया कैपिटल मिनी एरिया पे हो गया भाई साहब बोल्शेविक का कब्जा। बोलो जय हो लेनिन महाराज की। खरीद दिया आखिर फाइनली कब्जा हो गया सरकार का, हो गया सब कुछ। चलिए व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर? बोल्शेविक आ चुका है, कब्जा हो चुका है। अब अक्टूबर में क्या क्या बदलता है, अक्टूबर के बाद क्या होता है? बोल्शेविक जो थे दे वर टोटली अपोज टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। पहली बात आप जान लीजिए, बोल्शेविक जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी के सख्त खिलाफ थे। सेकंड गोल आप जानते हैं, नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड बैंक। लेनिन छूटते के साथ ही कहना चाहता था, वो चाहता था गवर्नमेंट टुक ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, गवर्नमेंट जिम्मेदारी संभाले, कम्युनिटी वम्युनिटी ऐसा सब देखे सरकार। तीसरा चौथा क्या था बच्चों? चौथा था डिक्लेरेशन ऑफ लैंड एज अ सोशल प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है भाई साहब, रिडिस्ट्रीब्यूशन कीजिए, नोबल लोगों से दीजिए। एंड पीसेंट्स वर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नोबिलिटी। जाइए भाई साहब, नोबल की जमीन चाहिए थी, जाइए कब्जा कर लीजिए। और तो और देखिए, इन सिटीज बोल्शेविक एनफोर्स द पार्टीशन ऑफ लार्ज हाउसेज अकॉर्डिंग टू द फैमिली रिक्वायरमेंट्स। शहर में बोलता है तुम्हारे पास 200 गज का मकान है, 4 फ्लैट है तुम्हारे पास, दे दो एक एक सबको, जिनको जरूरत है दे दो। जमीन का बंटवारा, प्रॉपर्टी का बंटवारा। आज से कोई पैसे वाला नहीं, अरिस्टोक्रेटिक का टाइटल अगर किसी ने यूज किया तो उसकी खाल उधेड़ देंगे। आर्मी के लिए नई लाल कलर की अपना ऐसा ड्रेस बनाएंगे। बोल्शेविक पार्टी ने अपनी पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया। ये 9 वो चेंजेस थे जो अक्टूबर के बाद देखने को मिले। और देखिए, और देखते हैं, सब कुछ हो गया, सब चेंज हो गए, चुनाव करा लेते हैं। अरे लोगों के थ्रू सरकार बनानी है, काय को प्रोविजनल गवर्नमेंट की तरह रहना। इलेक्शंस नवंबर 1917 में बोल्शेविक ने इलेक्शन कराए। आपने सिर्फ उन पे कब्जा ही तो किया है, उनको झुका के मार तो नहीं दिया उन लोगों को। आपने इलेक्शन कराए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, पर भाई साहब मेजोरिटी नहीं मिली। अभी भी तो वो जो पैसे वाले लोग हैं वो वहीं खड़े, अरे वो झुक थोड़ी रहे, उन्होंने बोला ठीक है जा कर ले, तू हमको नहीं मानता हम तुझको नहीं मानते, इस बात से मेजोरिटी कैसे मिलेगी? अभी भी तो वो पैसे वाले लोग, उन्हें तो डर है, फिर हमारी इज्जत का क्या होगा? तो असेंबली में इलेक्शन हार गया। जनवरी 1918 में असेंबली ने रिजेक्ट कर दिया बोल्शेविक तू कौन। बोल्शेविक बोलता है तू कौन। इलेक्शन हारने के बाद दोनों में ताता एकदम ऐसा नेता पॉलिटिकली राजनीतिक रूप से लड़ाई होती है। डू यू नो व्हाई? क्यों लेनिन कह रहा है कि तुम हमारे जैसे, तुम हमारे लायक ही नहीं हो, जाओ। क्यों कहा लेनिन ने इस बात को? मैं वहीं था। उन्होंने बोला जो रशियन कांग्रेस की जो सोवियत बनी हुई है भाई साहब, दैट वाज मोर डेमोक्रेटिक देन एन असेंबली इलेक्टेड इन अनसर्टेन कंडीशन। यानी कि जो असेंबली, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट वाले जो लोग थे, वो जो असेंबली थी वो तो आपातकालीन स्थिति में बनाई गई थी, वो कोई चुनकर थोड़ी बनाई है, उसमें सोशलिस्ट थोड़ी थे, उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट थे, पैसे वाले लोग थे। मार्च 1918 में जब कई सारे बोल्शेविक के लोगों ने, अब आग बबूला आ रहा बोल्शेविक इनको बोलता है तुम तो कोई वो थोड़ी हो डेमोक्रेटिक तो हम है। तो बोल्शेविक को एक रात में सपना आता है, क्यों ना मैं इनकी एस्थेसी करने के लिए जर्मनी के साथ अगर पीस ट्रीटमेंट साइन कर लूं, तो पीस ट्रीटी साइन कर लूं, तो अगर मेरा पीस एग्रीमेंट हो जाता है तो फिर तो युद्ध भी बंद हो जाएगा। युद्ध बंद हो जाएगा तो मेरी एक शर्त खत्म हो जाएगी, वहां पे मेरा जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाली जो एक अप्रैल थीसिस की एक कहानी थी वो खत्म हो जाएगी। तो उसने जाकर बोल्शेविक ने क्या किया, पीस ट्रीटी साइन कर ली जर्मनी के साथ एट ब्रेस्ट लिटोस्क। वहां पर जो एक एग्रीमेंट साइन कर ले जर्मनी के साथ, तुम हमसे लड़ाई मत करो, हम तुमसे लड़ाई नहीं कर रहे। इस बात का सबने विरोध किया था, क्या जरूरत है भाई, पर वो नहीं माना। अब क्या हुआ इससे, उसने कह दिया भाई साहब मैं अकेली पार्टी हूं जो चुनाव लड़ूंगा। ऑल रशियन कांग्रेस में चुनाव लड़ने वाली एकमात्र पार्टी हो गई, क्योंकि इनके ऊपर तो अब जर्मनी का दबदबा, जर्मनी पीटता, फिर इनको तो सपोर्ट उनको ऐसा कर देता, तो एकमात्र ऐसी पार्टी रह गई, और वही विच बिकेम द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री। तो अल्टीमेटली इसकी सरकार बन ही जाती है, क्योंकि उनको लड़ने का मौका ही नहीं है, कुछ नहीं है, वो तो लड़ने के नहीं, ये लड़े, अकेले लड़े, जीत गए। नाउ रशिया बिकेम अ वन पार्टी स्टेट, तो एकमात्र पार्टी बनी यहां पर बोल्शेविक पार्टी। रशिया में एक ही पार्टी की अब हो रही है, बोल्शेविक पार्टी वो बन चुकी है। उम्मीद है कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, सब कुछ क्लियर है, कहानी पूरी सॉर्टेड है। आगे चलते हैं, क्या चेंजेस किए बोल्शेविक ने अब पार्टी क्या भाई साहब मुखिया बनने के बाद? ट्रेड यूनियंस को बोला कि वो पार्टी के अंडर रहेंगी, बोल्शेविक पार्टी के अंडर काम करेंगे, जितने भी वर्कर की यूनियन है, ट्रेड यूनियन है। सीक्रेट पुलिस बना दी, चेका फर्स्ट, उसे बाद में ओजीपीयू नाम से जाना गया, फिर एनकेवीडी, कि जो हमारे खिलाफ बोले उसको सजा देना। इसी बात से बोला कि यार इसमें जो सोशलिस्ट है, सब कुछ है, बहुत सारे यंग राइटर्स ऑथर जो इस पर प्रभावित हुए, बट
वो बहुत सारे उनके साथ आने लगे। बट हुआ क्या, अक्टूबर 1917 के बाद उनको जो है ये उल्टा लगने लगा, क्योंकि बोल्शेविक पार्टी में एक नियम और आ गया कि जो कुछ भी होगा मार्केट में, जो भी डिस्प्ले होगा रेडियो टेलीविजन पेपर में, वो हमसे पूछ के होगा। यानी कि सेंसरशिप लगा दी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन खत्म। तो यहां जो है उसको वो थोड़ा सा बुरा लग गया। ये चेंजेस वो थे जो बोल्शेविक पार्टी ने किए। अब शुरू होता है सिविल वॉर। वो कैसे शुरू हुआ तो वो सुनिए कैसे शुरू हुआ। जब बोल्शेविक ने बोला, उसका एक वादा था ना, लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन, जमीन देंगे, किनको देंगे, पीजेंट्स को देंगे, नोबल से लेके। उन्होंने बोला जमीन बांटते हैं। ये बात जैसे एक फौजियों को पता चली, फौजी कह रहे हम काय को जमीन के लिए रुके, हम भी तो किसान हैं, हमने तो पहले ही बोला था हम किसान हैं, हम जा रहे हैं अपने गांव, जमीन बट रही है, जमीन आ जाओ जाओ, जमीन बट रही है। जब फौजी अपनी जगह को छोड़कर जाएगा तो देश की रक्षा कौन करेगा, सरकार को कौन बचाएगा। सो व्हेन द बोल्शेविक ऑर्डर द लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन, रशियन आर्मी जाकर टूटने लगी। रशियन आर्मी कहती हम तो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादातर किसान थे जो घर जाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें जमीन का रिडिस्ट्रीब्यूशन चाहिए था। नॉन बोल्शेविक जो समाजवादी थे, उन्होंने इस बात के लिए बहुत एक तरीके से विरोध किया, कंडेम्ड द बोल्शेविक अपराइजिंग, कि भाई क्या हो रहा है ये। और जो इनके मुखिया थे, जो अदर सोशलिस्ट थे, द लीडर्स मूव टू साउथ रशिया एंड ऑर्गेनाइज टू फाइट द बोल्शेविक। यही बात का मौका उठा के अदर जो सोशलिस्ट थे, बोल्शेविक खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए अब प्लानिंग करने लगे। वो साउथ रशिया पहुंच गए और वहां पे जाके सेना की तैयारी कर रहे हैं। जो नॉन बोल्शेविक थे, दे वर सपोर्टेड, उनको सपोर्ट मिली। किसकी मिली? फ्रेंच, अमेरिका, ब्रिटिश, जापानीज। बिकॉज इन सबको भी डर था कि भाई रशिया में जो हो रहा है कि हमारे देश में हो गया तो हमारा तो वैसे बंटाधार हो जाएगा, तो सपोर्ट करो और बोल्शेविक के खिलाफ चलो। As these troops and the Bolshevik party fought a civil war, इनके बीच में सिविल वॉर होता है। तो आपको पता चल गया सिविल वॉर किसके बीच में, बिटवीन बोल्शेविक पार्टी, नॉन बोल्शेविक, फ्रेंच, अमेरिकन, जापानीज, इन लोगों के बीच में। इसका लूट पाट धड़ाम ये सब आम हो गया। सपोर्टर्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी मौका मिला। वो जो गोरे लोग थे, उन्होंने जिन जिन किसानों ने जमीन उनसे ली थी, बोल्शेविक कहने पर उनकी पिटाई करनी शुरू कर दी। क्या? हाँ तुझे मैं बताता हूं, तू और तेरा बोल्शेविक आ जा इधर। तो जनवरी 1920 तक बोल्शेविक ने हालांकि दे कंट्रोल द फॉर्मर रशियन एम्पायर, पुराना जो रशियन एम्पायर था जार के टाइम पे, वो कंट्रोल कर लिया। दे सक्सीडेड ड्यू टू कॉपरेशन विद नॉन रशियन नेशनलिस्ट एंड मुस्लिम जिहादिस्ट। अब क्योंकि ये इन लोगों की सपोर्ट मिली तो उसने इंटरनल एरिया तो जो कवर कर लिया। बेशक जो इनसे सिविल वॉर हुआ हो, तो सिविल वॉर मतलब अंदर की जो लड़ाई थी उसमें जीते ही, क्योंकि इनको भी सपोर्ट अच्छी खासी थी। नेक्स्ट देखते हैं, कॉपरेशन डिड नॉट वर्क। रशियन को हर जगह सपोर्ट मिला, ठीक है। कॉपरेशन डिड नॉट वर्क वेयर रशियन कॉलोनिस्ट देमसेल्व्स टर्न्ड बोल्शेविक। मतलब बोल्शेविक की बात कर रहा हूं, बोल्शेविक को हर जगह सपोर्ट मिला, जिहादिस्ट का, मुस्लिम्स का और इनके सोशलिस्ट का, इनके अपने आर्मी पर्सन का, सबका सपोर्ट मिला। इनको वहां पर मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी जहां पर लोग खुद ही इनके दीवाने थे। खीवा की बात करें, उज्बेकिस्तान की बात करें, बोल्शेविक जो कॉलोनी पीपल थे, जो वहां पे बोल्शेविक को फॉलो करने वाले लोग थे, उन्होंने बहुत सारे लोकल नेताओं को मार दिया, कई सारे नेताओं को, कई सारे नेशनल को मार दिया। कहा ये बोल्शेविक के खिलाफ है। वो एक्चुअल में अपना डर बैठा रहे थे। उन्होंने बहुत सारे लोगों को सोशलिज्म के नाम पर मार दिया कि ये सब विरोधी हैं हमारे। इन दिस सिचुएशन मैनी वर कंफ्यूज। अब लोग कंफ्यूज हो गए कि भाई आखिर हो क्या रहा है। तुम सोशलिज्म की बात करो, समाज के उन लोगों को मार रहे हो जो तो तुम्हारे साथ थे। सो जब ये बात देखी तो उसने बोला यार कुछ तो करना पड़ेगा, चलो लोगों को पागल बनाते हैं। उन्होंने बोला कि मोस्ट नॉन रशियन नेशनलिस्ट को बोला कि यू आर हैविंग पॉलिटिकल ऑटोनॉमी, जाइए सोवियत में, आपको आजादी है, आप जो मर्जी की पार्टी ज्वाइन करिए, मत करिए, अपनी मर्जी चलाइए, कोई बात नहीं। बट जाओगे कैसे? इस जगह से दूसरी जगह जाने का तो परमिशन ही नहीं है, क्योंकि नोबिडिज्म जैसे के खिलाफ जो उन्होंने लॉ बना रखा था, यहां का बंदा वहां नहीं जा सकता। अब तू बातचीत कैसे करेगा वहां से? उस समय मोबाइल तो नहीं था, इंस्टा भी नहीं था, कुछ नहीं था। तो इस रूल से बड़ी परेशानी हुई। तो फिर आके मेकिंग ए सोशलिस्ट सोसाइटी बनती कैसे, क्या है, कैसे है, देखते हैं। जब सिविल वॉर हो रहा था तो बोल्शेविक ने इंडस्ट्री और बैंक का नेशनलाइजेशन तो जारी रखा। बोला कि पीजेंट्स, दे परमिटेड पीजेंट टू कल्टीवेट द लैंड, जो हमने जमीन इनसे कब्जे में लेके दी है उस पे भाई साहब खेती करो। बोल्शेविक यूज कॉन्फिस्केटेड लैंड टू डेमोन्स्ट्रेट व्हाट कलेक्टिव वर्क कुड बी। वो दुनिया को दिखाना चाहता था कि एक कॉन्फिस्केटेड लैंड मतलब एक बड़ी जमीन पर कैसे खेती होती है, अच्छे से होती है। छोटे किसानों में खेती उतनी सक्सेसफुल नहीं है। उसका नतीजा देखोगे जब मॉडर्न फार्मिंग मेथड आएंगे, वो सक्सेसफुल बड़े जमीन पर रहे। तो बोल्शेविक ने क्या किया, सोशलिस्ट सोसाइटी बनाने के लिए लैंड का रिडिस्ट्रीब्यूशन किया, उस पर खेती करवाई, नेशनलाइजेशन जारी रखा, अ प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, 5 ईयर प्लान जारी कर दिए। सोशलिस्ट बना रहे हैं, समाज को एक बराबर कर रहे हैं, 5 ईयर प्लान कर दिए। उन 5 ईयर प्लान में कुछ टारगेट सेट कर दिए कि हमें ये अचीव करना है। 2 5 ईयर प्लान भी चालू होते हैं 1927 से 32 एंड 33 से 38 तक। सेंट्रलाइज प्लानिंग की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, बोल्शेविक की अच्छी बात है, अच्छी बात है। नई फैक्ट्री आ गई, नए शहर आ गए, नए कंस्ट्रक्शन बढ़ गए। पर यह बात ध्यान रखिए, इस इंडस्ट्रियलाइजेशन, इस अर्बनाइजेशन के चक्कर में, इस सोसाइटी को इक्वल बनाने के चक्कर में, सोसाइटी में काम लाने के चक्कर में
लोगों से बहुत ज्यादा काम करवाना पड़ा। क्यों? उन्होंने बोला जल्दी जल्दी बिल्डिंग तैयार करो। अब जल्दी जल्दी बिल्डिंग तब तैयार होंगे जब ये ज्यादा जल्दी काम करेंगे, मशीन तो है नहीं, तो लोगों को हद से ज्यादा काम कराया गया। इन द सिटी ऑफ मैग्नेटोस की बात करें, रशिया में एक स्टील प्लांट था जो कि 3 साल में ही बना दिया गया भाई साहब। उस 3 साल में कितनी हवा टाइट होगी तो देखिए, वर्कर की जिंदगी बहुत टफ होगी भाई साहब, दिन और रात लगे पड़े बनाने में। 550 बार रुकते हैं साल में, एक साल में 550 बार रुके भाई साहब काम करने के लिए। 365 दिन में 550 बार रुकते हैं। उनके जो रहने के क्वार्टर थे उसमें भी समस्या थी। सुसु आई है, घर से फ्लैट से बाहर निकलो, सीढ़ियों से नीचे जाओ, रोड पार करो, इतनी ठंडी में क्या सुसु करेगा रे तुम? बच्चे सोचिए, आप ठंडे मौसम में टॉयलेट करना आसान नहीं है उस जमाने में, उन लोगों को वो करना पड़ रहा, तो सिचुएशन तो टफ थी। स्कूल सिस्टम कह दिया सबके लिए स्कूल पढ़ाई करवाओ, वर्करों के लिए अरेंजमेंट बनाया कि आपको यूनिवर्सिटी जाना है करिए। सोसाइटी में समाजवाद इक्वल कर रहा है कि स्कूल अमीरों का नहीं है गरीबों का भी है, यूनिवर्सिटी अमीरों की नहीं गरीबों की भी है। क्रैचेस बनाए फैक्ट्री में, महिलाओं के बच्चे होते हैं, अपने बच्चों को छोड़ के कैसे आएंगे? अरे नहीं आइए, मैंने आपके बच्चों के लिए पालना रखा है, झूला रखा है, खिलौने रख दिए, सब रख दिए, सस्ती सस्ती मेडिकल फैसिलिटीज दी, हेडक्वार्टर बनाने मतलब लिविंग क्वार्टर बनाए गए लोगों के लिए, साफ सुथरे डॉर्मेट्रीज की थी ना पहले, एक एक कमरों में 50-50 आदमी सो रहे हैं, अच्छे कमरे बना रहे हैं साफ सुथरे। और इन सब का नतीजा क्या होता है आप जानते हैं कि कुछ जगहों पे इनका नतीजा बहुत अच्छा रहा, हर जगह पे अच्छा नहीं है, क्योंकि बोल्शेविक पार्टी के पास भी पैसों की कमी जो है लिमिटेड है, सरकार के पास पैसा जो वो लिमिटेड है, हर जगह आप एक जैसा नहीं कर सकते। अब क्या होता है, बोल्शेविक ये करते करते हो जाता है स्वाहा, मतलब लेनिन तो मर जाता है। लेनिन के बाद उसका जो मुखिया होता है बोल्शेविक पार्टी का वो होता है स्टालिन। स्टालिन अपनी अप्रोच जो चलाता है उसे कहते हैं स्टालिनिज्म। स्टालिनिज्म की एक अपनी आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी का बेस है कलेक्टिवाइजेशन। लेनिन ने क्या किया, एक जमीन को सबको इकट्ठा करके उस पर खेती करवाई थी, यहां पर भी कुछ ऐसा है। लेनिन के बाद पार्टी का मुखिया था स्टालिन, उसने कुछ कड़े मेजर्स लिए, स्ट्रांग स्टेप उठाए। उसका मानना था कि जो बड़े पैसे वाले किसान हैं और जो व्यापारी हैं गांव में, यही लोग लफड़ा करते हैं। अगर हमारे शहर तक अगर सिटी में किसी चीज का प्राइस बढ़ रहा है तो इसका मतलब है होर्डिंग हो रही है, चीजों को रोका जा रहा है गांव में। ये जो गांव के लोग हैं चीजें रिलीज नहीं कर रहे, इसलिए शहर नहीं पहुंच पा रही, शहर में महंगाई हो रही है। तो इन पर नजर रखो, स्पेकुलेशन, इन पर जांच पड़ताल बिठाओ भाई साहब, कहां कर रहे हैं सप्लाई, कहां है वो सब, इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। वो सब हुआ 1928 में। जो स्टालिन की पार्टी के लोग थे, यानी बोल्शेविक के लोग थे, गांव गांव जाते हैं, घर घर जाते हैं, चेकिंग कर रहे हैं, कहां है अनाज, कहां है अनाज। अनाज इकट्ठा करना शुरू किया, रेड करना शुरू किया। कुलक्स होते थे जो अच्छे खासे फार्मर थे, पैसे वाले लोग जो लोग थे, परंतु इससे भी जो है अनाज उतना नहीं मिला जितना वो लोग सोच रहे थे कि ऐसा ऐसा वैसा कुछ नहीं। तो उसने बोला कि यार जरूरी क्या है कि भाई साहब ऐसा करते हैं, कलेक्टिवाइज कर देते हैं, कलेक्शन कर देते हैं जमीन का एक जगह, कलेक्टिवाइज फार्मिंग करते हैं। क्यों जरूरी था? उसने बोला कि स्मॉल फार्मर्स हैं, उनकी जमीन छोटी है, वो इतना प्रोडक्शन नहीं कर सकते, इसलिए इन सब पे मॉडर्न फार्मिंग नहीं हो सकती। अगर हम इनके खेत एक कर दें, बड़ी जमीन हो जाएगी, फिर मशीन ट्रैक्टर हम यूज करेंगे, तभी जो है ज्यादा हमें होगा, और उन पर जो राज है, उन खेतों पर जो राज है वो स्टेट का होगा, सरकार का होगा, किसी किसान का नहीं होगा। अब आप समझिए, ये कर दिया, चलो ठीक है। इस प्रोग्राम की वजह से क्या इंपैक्ट आएगा, क्या इंपैक्ट नहीं आया, देखिए। 1929 के बाद से पार्टी ने फोर्स किया सब किसानों को कि आप एक साथ खेती करेंगे, जिसे कोलगोस कहते हैं। गुस्सा हो गए किसान, बोले हम नहीं करेंगे। उन्होंने गुस्से में 1929 से 30 तक अपने जानवरों को मारना शुरू कर दिया। इतने जानवर मारे कि उनकी वैल्यू जो घटकर 1/3 रह गई, मतलब 3 में से 2 जानवर मार दिया रेक ने। जिन्होंने भी कलेक्टिवाइजेशन का विरोध किया उसे बहुत पनिशमेंट दी गई, उसे देश से बाहर कर दिया गया, कहीं फेंक दिया गया। एज दे रजिस्टर्ड कलेक्टिवाइजेशन डिड नॉट वांट टू वर्क इन कलेक्टिव फार्म्स फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन। किसानों ने बोला हमारे बहुत सारे रीजन, हम नहीं कर सकते। स्टालिन गवर्नमेंट अलाउड सम इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन, और बोला ठीक है, स्टालिन बोला तुम नहीं कर सकते, ठीक है, आजादी, वो अपनी आजाद हो, खेती करो। पर उसके बदले उन्होंने बहुत तड़पाया, फिर उनको बहुत परेशान किया। बट दे ट्रीटेड सच कल्टीवेटर्स अनसिंथेटिकली, बहुत ही इंसान बेइंसान की तरह मारा यार उनको। कोई सुविधा ना देना, लोन ना देना, उनको परेशान करना, उनका सामान बाजार में ना बिकने देना, ये तमाम चीजें उसने करी। नतीजा क्या होता है? द बैड हार्वेस्ट ऑफ 1930 में जो फसल खराब हुई उसकी वजह से जो है आप देखेंगे कि 40 लाख लोग जो वो मारे गए, भूखे मर गए। मैनी विद इन द पार्टी क्रिटिसाइज द कंफ्यूजन इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अंडर द प्लान्ड इकोनॉमी एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कलेक्टिवेशन। बहुत सारे लोगों ने पार्टी के अंदर आवाज उठाई, क्या हुआ तुम्हारे 5 ईयर प्लान का? अरे कहां गई तुम्हारी प्लानिंग, क्या कर रहे हो कलेक्टिवेशन के थ्रू? मर गए भूखे लोग, बताओ। स्टालिन और उसके जो लोग थे साथी, उन्होंने जितने भी लोगों ने आवाज उठाई उन सब के खिलाफ पिटाई लगाई। कहते हैं सोशलिज्म के दुश्मन है, हम तो अच्छा कर रहे हैं, यही नालायक है जो हमें बदनाम कर रहे हैं। 1939 तक 20 लाख लोगों को उठा के जेल में बंद कर दिया गया। आओ बेटा विरोध करो। स्टालिन भी और राजा पे राजा भाई साहब, एकदम हाई फाई बंदा। अब देखते हैं ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द रशिया रिवॉल्यूशन एंड द यूएसएसआर।
जो रशियन रेवोल्यूशन का प्रभाव बढ़ रहा था कि भाई कलेक्टिवाइजेशन, ये लोगों का एक साथ आना, 5 ईयर प्लान, ये सब का क्या इंपैक्ट रहा। एक्जिस्टिंग सोशलिस्ट पार्टी इन यूरोप डिड नॉट होली अप्रूव ऑफ द वे बोल्शेविक पार्टी टू पावर। जो कई सारी सोशलिस्ट पार्टी थी, आपने पता है कि लेनिन ने जाके जर्मनी के साथ ट्रीटी साइन कर ली, उसका विरोध किया, उन्होंने बोला भाई हमें तो ये पावर समझ में आई नहीं। पहली बात, बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टी वर फॉर्म्ड लाइक द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट, जैसे कि अपना ग्रेट ब्रिटेन भाई सब बनती है, सब भाई पार्टी एक बनी है। बाय द टाइम ऑफ द आउटब्रेक ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर सोशलिज्म जो है वो सब जगह हो चुका था। ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनती, कॉमिंटन जैसे बड़े बड़े इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ लोगों की जो बनने लगी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनने लगी, लोगों को अब जो है पता चल गया कि भाई सोशलिज्म क्या है। 1950 तक ये बात समझ में आ गई थी विद इन द कंट्री दैट द स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट, जो बोल्शेविक पार्टी का तरीका है वो सोशलिज्म या रशियन रेवोल्यूशन जैसा तो नहीं है, समाजवाद जैसा तो नहीं दिख रहा है। जो एक बैकवर्ड कंट्री था वो रातों रात ताकत में कैसे आ रहा है, क्योंकि वहां एक की चल रही है, वहां एक की चल रही है। इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर इतना डेवलप हो गया कि भाई साहब गरीबों को खाना मिलने लग गया है, पुअर बीइंग फेड, बट इट हैड डिनाइड द एसेंशियल फ्रीडम्स। बेशक खाना हो गया, स्कूल हो गया, सड़क बन रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट वहां लोगों के मानव अधिकार छीन लिए गए हैं। लोग बोल नहीं पा रहे क्योंकि आपने देखा नोमेडिज्म की पॉलिसी, लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं। तो इसका मतलब सब कुछ ठीक नहीं है। यहां पर जो दिख रहा है वो है नहीं, जो है वो है नहीं। 20वीं सेंचुरी के एंड तक आते आते जो इंटरनेशनल रेपुटेशन थी सोशलिस्ट, एज ए सोशलिस्ट देखा जाता था यूएसएसआर को, वो घटने लगी। बोले किस बात का सोशलिस्ट, लोग परेशान है, किसान तो इनके मर रहे हैं, अपने जानवरों को मार रहे हैं, फसल ये कर नहीं रहे हैं, इनके खुद के पार्टी के लोग इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये लोगों को जेल में भर रहे हैं। आखिर इतने कैदी आ गए क्या देश में, इतने चोर हो गए क्या, ये 20 मिलियन लोग कौन, ये 20 लाख लोग कौन है, ये है तो सिटीजन्स, तो ये सब ये कर रहे हैं, इसका मतलब सब कुछ ठीक नहीं है। तो फाइनली उम्मीद है कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा, इस चैप्टर को आपने एंजॉय किया होगा। सो प्लीज कोई डाउट रहे तो प्लीज बताइएगा जरूर, और कैसा लगा आपको ये टॉपिक। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ये मेरी मतलब ऐसा मुझे फील हो रहा है कि आप लोगों को बहुत कुछ इस स्टोरी से, इस चैप्टर से समझ में आ गया होगा। और आप लोग इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए। भाई साहब अभी बहुत सारे लेक्चर्स बाकी हैं, मिलेंगे अगले लेक्चर्स में। इस लेक्चर्स को जरूर बताना बच्चों कैसा लगा। जब तक के लिए मतलब तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड गुड नाइट।